सभी को निमन प्रणाम। जामवाणी साहित्य अकादमी बीकानेर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जामवाणी साहित्य ज्ञान परीक्षा 2022 के आज के एपिसोड में हमारे साथ बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए और उन्हें जीवन में काम आने वाली बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए, संस्कारों की बातें, पंथ की परंपराओं की बातें, पंथ के इतिहास की बातें। और आज हमारे साथ एक ऐसे वक्ता जुड़े हुए हैं जो केवल आपको ये बातें बताएंगे नहीं, वो खुद इन बातों का अनुसरण भी करते हैं। उनकी जबान नहीं बोलती, उनका जीवन बोलता है। वो भले ही राजनीति में हो, परंतु उनका जीवन एक ऋषि की तरह है, राज ऋषि है हमारे वो। मैं स्वागत करता हूं आज इस मंच पर बहुत ही आदरणीय हमारे श्रीमान सुखराम जी मंत्री जी। उनके स्वागत के लिए मैं बुलाऊंगा इस आभासीय मंच पर जामवाणी साहित्य अकादमी के माननीय सदस्य श्री अमरचंद जी दिलोया साहब। भीलवाड़ा से है, समाज सेवी है और बहुत लंबे समय से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। अभी मेरे साथ जामवाणी साहित्य अकादमी भवन बीकानेर में मेरे साथ यहीं पर विराज रहे हैं, तो अभी वो आकर के मंत्री जी का स्वागत करेंगे और आप सब बच्चों को आशीर्वचन देंगे। उसके बाद में मंत्री जी आज इस महत्वपूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। जैसा कि मैं मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं, मंत्री जी आपके आशीर्वाद, आपके मार्गदर्शन और बार बार आपसे सलाह लेकर के, आपसे हर एक बात पर हम पूछ करके जामवाणी साहित्य के बारे में अपनी बातें रखते हैं, अपने कार्यक्रम तय करते हैं। अभी जामवाणी साहित्य अकादमी ने 50,000 बच्चों का पंजीकरण करवाया है और वो बच्चे 16 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा में भाग लेंगे। तो आज के कार्यक्रम से पूर्व 13 कार्यक्रम हमारे पहले हो चुके हैं, जो पाठ्यक्रम आधारित पुस्तक पर अलग अलग पाठ को दे करके बच्चों को संबोधित उन्होंने किया था और लगभग सारे पाठ्यक्रम को कवर किया। ये 27 सितंबर से 9 अक्टूबर तक चला था। 10 अक्टूबर को हमने बच्चों का फीडबैक लिया और 11 अक्टूबर कल सब जिला प्रभारी, प्रांत प्रभारी, तहसील प्रभारी और केंद्र प्रभारियों ने आकर के अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और किस प्रकार बच्चे परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्रों तक आएंगे, क्या क्या व्यवस्था की, इसके बारे में बताई गई। आपका कार्यक्रम बहुत पहले हमने निवेदन किया था आपसे और आपने कहा भी मैं 12 तारीख को 7:30 बजे उपस्थित होकर के बच्चों को संबोधित करूंगा। हम बहुत ही उपकार मानते हैं आपका। अभी आप कह रहे थे मैं सीएम साहब के साथ मीटिंग में हूं, परंतु आपने बहुत शीघ्रता से वहां से निकल करके बच्चों के साथ संवाद करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा, श्री अमरचंद जी दिलोया साहब भीलवाड़ा से समाज सेवी है, अकादमिक सदस्य है, साहित्य प्रेमी है, बड़े उद्योगपति हैं, भामाशाह है, उनके लिए सभी उपाधियां छोटी पड़ जाती है। और निवेदन करूंगा वो आकर के मंत्री जी का स्वागत करें और बच्चों को अपना आशीर्वचन दें। उसके बाद में मंत्री जी का उद्बोधन चलेगा। अमरचंद जी दिलोया साहब। आज के इस बेहतरीन कार्यक्रम में मैं हमारे समाज के यशस्वी मंत्री महोदय माननीय सुखराम जी बिश्नोई साहब का स्वागत करता हूं। आप वर्षों से मंत्री बने, उससे पहले से ही आपको जहां कहीं मैंने देखा, जहां कहीं सुना, मैंने भी, पूरे समाज ने भी, आपने हमेशा समाज को संस्कारित करने का प्रयास किया
और आपके प्रयास के चलते समाज में जागरूकता भी आई है। उसी कार्य को जामवाणी साहित्य अकादमी गुरु महाराज के 500 साल पहले, या तो मिशन तब चला था गुरु महाराज के आशीर्वचन से तब चला था, या फिर जामवाणी साहित्य अकादमी धरातल पर मंत्री महोदय आज वास्तव में काम कर रही है। मैं कल रात को यहाँ बीकानेर जामवाणी साहित्य अकादमी में पहुंचा। विनोद जम्बदास जी वाकई ये संत है, और ये लोग इतना मतलब रात को 11, 12, 1 बजे और सुबह में जल्दी उठ करके इनके साथ बैठा, मतलब परीक्षा को बिल्कुल उस ढंग से मतलब इतना सीरियसली ले रहे हैं जैसे कि मतलब ये बोर्ड के एग्जाम हो, मतलब, और बड़ी गोपनीयता और बड़ा विधिवत तरीके से मंत्री महोदय बिल्कुल जगह जगह जहां जहां सामग्री पहुंचानी है, पेपर समय पे पहुंचाने हैं, सबसे संवाद करना, सारी व्यवस्थाएं करना, वाकई काबिले तारीफ है मंत्री महोदय। वाकई ये लोग, इनका समर्पण देखते बनता है। मैं आज के इस बेहतरीन कार्यक्रम में माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करता हूं, और मंत्री महोदय सभी को आज आप ये देखिए कि लगभग 50,000 बच्चे जो है इस कार्यक्रम में अभी एग्जाम देने जा रहे हैं, और ये बहुत ही वाकई संस्कारित कार्यक्रम है, और आगे ये और भी बेहतरीन होगा। आप जैसे लोगों के आशीर्वाद से जो है निश्चित रूप से जो है बच्चों में संस्कार आएंगे, और बच्चों को प्रेरित करने के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। धन्यवाद। सभी को मेरा नमन प्रणाम। आज सभी को मेरा नमन प्रणाम। आज एक अति महत्वपूर्ण विषय, बच्चे विद्यार्थी संस्कार हो, किस तरह से अध्ययन करें, अध्ययन किस तरह से सहज लगे, उसे सरल लगे, वो स्कूल का बस्ता उससे हल्का लगे, एक बोझ नहीं लगे। कई तरह के दिमाग में जानकारी का अभाव होता है, कई तरह की अंधविश्वास की बातें लेके बैठे रहते हैं। मैं उन तमाम चीजों पर विस्तार से प्रकाश डालूंगा। विद्यार्थियों, दुनिया में किसी भी परिवार को, किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए एक ही फार्मूला है, एक ही हथियार है, वो है विद्या। विद्या ददाति विनय विनयात याति पात्रताम, और पात्रताम धनो पनोति धनो धर्म तत्सुखम। विद्या ग्रहण करने से आदमी नरम बनता है, सुशील बनता है, आज्ञाकारी बनता है, पात्र बनता है। तमाम चीजें विद्या उसे देती है। नम्र आदमी ही पात्र बन सकता है। पात्र के पास ही लक्ष्मी टिकती है, लक्ष्मी चंचल होती है। अगर आप में पात्रता है तब तो नम्रता जरूरी है। नम्रता इसलिए जरूरी है कि विद्या अध्ययन करो तो नम्रता आएगी। कुल मिलाकर के विद्या ही सब कुछ, विद्या परिवार को सिखाती है, बालक को एक परिष्कृत करते। शिक्षा सहज डालती जड़ों में चैतन्य है, हीरा बनाती कोयले को धन्य शिक्षा धन्य। कोयले की खान में से हीरा निकलता है, और उसको घसने के बाद में वो कोहिनूर बनता है। इसी तरह से विद्यार्थी पढ़ने से परिष्कृत बनते हैं, विद्वान बनते हैं, होशियार बनते हैं, नरम बनते हैं, नम्र बनते हैं, सुशील बनते हैं, मर्यादित बनते हैं, अनुशासित बनते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, विद्या ही सब कुछ है, विद्या ही आगे बढ़ाती है। जिसके पास विद्या नहीं है, पहले शुरुआत में जब आजाद हुआ था हिंदुस्तान, तो कहते थे पढ़े लिखे की 4 आंखें होती है। एक पूरे 4-5 गांव में एक पढ़ा लिखा आदमी तो चिट्ठी पढ़ाते थे। वो स्थिति आज सब पढ़े लिखे हैं। मैं विस्तार से चर्चा आपके बीच में करूंगा। शिक्षा में संस्कार जरूरी है। संस्कार से जुड़ी नहीं, जिन शिक्षा का रूप वो विद्या किन्वित करे उत्तम गणि स्वरूप। जिस विद्या में संस्कार नहीं है वो गुणीमान स्त्री पुरुष तैयार नहीं कर सकता। संस्कार है क्या? संस्कार कोई हाथी घोड़ा नहीं है। संस्कार एक मर्यादित, अनुशासित, सवेरे उठने से लगा करके खाट पर सोने तक का दिनचर्या आपकी किस तरह की हो, खाने पीने में, उठने बैठने में, बोलने में, व्यवहार में, आपका पहनावा कैसा है, ये तमाम चीजें संस्कार में आती है। संस्कार की जननी माँ है। माँ इसलिए कही गई है
कि 40% संस्कार अकेले बेटी बेटी को मां से मिलते, 60% पिताजी, दादा दादी, स्कूल, तमाम पड़ोसी 60% में आते हैं। केवल मात्र 40% में माँ एक आती है। अगर माँ अपनी संस्कारवान है तो आधा 40% तो फायदा संस्कार को, बेटे को संस्कारवान स्वतः ही तैयार हो गया। तो मेरा आपसे निवेदन है कि संस्कारित माँ कैसे बने, तो संस्कारित बेटी होगी, वही बेटी ससुराल जाकर के संस्कारित अपने पुत्र पुत्री पैदा करेगी। तो संस्कार के लिए शिक्षा जरूरी है। तो शिक्षा किस तरह से मिले, शिक्षा का तरीका क्या है, तमाम चीजें जानने से पहले मैं विद्यार्थियों आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा जानने से पहले 3-4 चीजें आपको जानना जरूरी है। एक है विद्यार्थी को दिमाग है क्या, अभी तक पता नहीं दिमाग क्या है, नींद कितनी लेनी चाहिए, भाग्य क्या है, भाग्यशाली किसे कहते हैं, मतलब ये बातें प्रारंभिक तौर पे जानना जरूरी है। विद्यार्थियों, किसी भी विद्यार्थी को 6 घंटे नींद अनिवार्य है। 6 घंटे जब नींद लेंगे, पीछे बचते 18 घंटे। आपने IIT का नाम सुना होगा, खड़गपुर का टॉप की संस्थान हिंदुस्तान की है। IIT में सिलेक्शन होने वाले विद्यार्थी को पूछा जाए या आपके जिले को SP कलेक्टर को पूछा जाए, आपने IAS उत्तीर्ण किया है, आप कितने पढ़ते थे, खड़गपुर आपको मिला है, संस्थान मिला है, कितने पढ़ते थे, वो सभी कहेंगे हम 18 घंटे पढ़ते हैं। जबकि 6 घंटे नींद, 1 घंटा सवेरे निवृत्ति का, व्यायाम का, एक शाम को खाने का, व्यायाम का, ये 2 घंटा निकाल लो, पीछे 16 घंटा बचते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से 18 घंटे पढ़ करके 18 घंटे करते हैं। तब खड़गपुर वाला विद्यार्थी कह रहा है, आज जो दिमाग का IQ है इतना बड़ा है, हम जब पहले मतलब पढ़ते थे, 8वीं पास किया, 10वीं बोर्ड पास किया, तो फर्स्ट डिवीजन वालों को लोग देखने जाते थे कि उस लड़के का फर्स्ट डिवीजन आया। हालांकि मैं तो फर्स्ट डिवीजन नहीं हूँ, मतलब देखने जाते थे। आज वो उस समय स्थिति ये थी। आज एक दिल्ली में श्री राम कॉमर्स कॉलेज है, एक लड़कों का एक लड़कियों दोनों का है। फर्स्ट ईयर जब एडमिशन इस बार हुआ तो 99 और 90 के बीच में 100 लड़के और 100 लड़की मिल गई। कितना मतलब IQ लोगों को, कितना बच्चों का पढ़ा है। एक 80 के नीचे % का जमान नहीं रहा। मैं मेरे सभी के समाज के विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूंगा, आपका पढ़ाई मन नहीं लगता, जरूर नहीं पढ़े। कई ऐसी चीजें हैं जैसे मतलब क्रिकेट खेलना, वॉलीबॉल खेलना, तीरंदाजी करना, मतलब वेट लिफ्टिंग करना, ये चीजों में फर्स्ट डिवीजन आने की जरूरत नहीं है। कई चीजें ऐसी हैं कि मतलब फर्स्ट डिवीजन आने की जरूरत नहीं, फिर भी वो IAS और खड़गपुर वाले से ज्यादा कमाते हैं। अभी अपना रवि बिश्नोई है, क्रिकेट में चला गया, कई लोग बास्केटबॉल में है, कई वेट लिफ्टिंग में है, कई मतलब एक आदमी अगर समय का पंक्चुअल हो जाए तो समय का पंक्चुअल उसे न्याल कर देता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य, जब IQ इतना बड़ा है तो जरूरी नहीं है कि मतलब आपकी 10वीं 3rd डिवीजन है तो आप BA में गोल्ड मेडलिस्ट नहीं बन सकते। मेरे साथ एक भैर सिंह मेरे साथ पढ़ता था दरिया, उसके सेकेंडरी में 3rd डिवीजन आई, हायर सेकेंडरी में 2nd डिवीजन आई, BA में उसका 1st डिवीजन था, और फिर उसने हिस्ट्री ली। MA प्री जो यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था तो उसका मतलब 2nd नंबर आया और फाइनल के अंदर वो गोल्ड मेडलिस्ट बना। और मेरे भिनवाड़ में लेक्चर लगा, उस समय रिटायर हो गया। तो ये जरूरी नहीं कि आपका मतलब कुछ लड़के 8वीं में 80% आते हैं, 10वीं फेल हो जाते हैं। तो ये समझना जरूरी कि दिमाग है क्या, दिमाग सबका बराबर है। एक वरदराज नाम का लड़का था, गुरुकुल में पढ़ने के लिए गया, पुराने जमाने की बात है, और वहां चोटी बांध के पढ़ा थे उसे। वरदराज 3 दिन पढ़ा वहां, और 3 दिन पढ़ने के बाद में वो चोटी खोल के भागे, मामला टेढ़ा, नहीं पढ़ पाऊंगा। वो घर जाने रास्ते में एक कुएं में पानी पीने के लिए गया, औरतें पानी खींच रही थी,
और जब उसे स्वतः ज्ञान हो गया, जो औरतें रस्सी से पानी खींच रही थी, शिला पे निशान हो गए, उस वरदराज ने बैठे बैठे विचार किया, मैं तो ये निर्जीव है, पत्थर है, निशान हो गए, मैं तो पढ़ूंगा, पुनः विद्वान बनूंगा। तो पुनः गया, करत करत अभ्यास की जन्मति हो सुजान, रस की आवत जात वे सिल पर पड़त निशान, शिला के निशान हो गया, मैं तो इंसान हूं, और पुनः गुरुकुल में गया तो संस्कृत का प्रकांड विद्वान हो। तो दिमाग क्या है? दिमाग के दो भाग, राइट और लेफ्ट। राइट दिमाग औरतों का चलता है, लेफ्ट दिमाग आदमी का चलता है। फिर भी राइट दिमाग भले ही औरता का चले, परंतु 20% लेफ्ट चलता है, आदमी का 20% राइट चलता है, परंतु 80% लेफ्ट दिमाग आदमी का चलता है और 80% राइट दिमाग औरतों का चलता है। ये जो आपको बच्चों विद्यार्थियों राजनीति की जानकारी शायद हो, मैं बताना चाहूंगा, एक दक्षिणपंथी और वामपंथी दो पार्टी है, दो विचारधारा पूरी दुनिया में चलती है, दक्षिणपंथी और वामपंथी। जैसे ट्रंप था, दक्षिणपंथी था, अभी बना है मतलब प्रगतिशील है। ये लेबर पार्टी इंग्लैंड की, हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी है, और ये दक्षिणपंथी बीजेपी पार्टी, वामपंथी पार्टी। ये वाम और दक्षिण, ये उस दिमाग पे नाम पड़ा वामपंथी। मतलब जो वामपंथी लोग तार्किक होते हैं, तर्क से बात करते हैं, सत्य पे विश्वास करते हैं, चीज पे धरातल पे विश्वास करते हैं। औरतें भावुक होती है, सहज होती है, सरल होती है, हर बात को मान लेती है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, दिमाग है क्या? दिमाग, जब बच्चा जन्म लेता है, दिमाग होता है 250 ग्राम। 3 किलो का बच्चा, 2.5 किलो का बच्चा, दिमाग उसका 250 ग्राम। उसमें अंदर क्या होता है? दिमाग में क्या होता है? दिमाग में सेल होते हैं, उसे कहते हैं न्यूरॉन्स, कहते हैं सेल होते हैं। सेल होते हैं जन्मते बच्चे के 250 ग्राम के दिमाग में 20 अरब सेल होते हैं, 20 अरब। बच्चा 6 साल क्रॉस कर दिया, दिमाग उसका हो गया 1.25 किलो, और इसमें 1 खरब सेल होते हैं। आप कल्पना करो, 1.25 किलो का दिमाग और 1 खरब सेल होते हैं। वो जो सेल होते हैं अंदर, न्यूरॉन्स होते हैं, वो उसमें 3 तरीके से दिमाग में बातें फीड होती है, सूचना, ज्ञान और प्रज्ञा। सूचना, जैसे आपने अखबार पढ़ा तो सरसरी तौर पे अखबार पढ़ा तो सरसरी तौर पे बातें याद रहती। ज्ञान, आपने जो विद्यार्थियों, आपकी पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक आप घर पे पढ़ते हो। फिर गुरुजी कहते हैं कल आपको आजादी का करो मरो नारो का नारा किसने लगाया, वो पाठ पढ़ाया जाएगा। वो पाठ आप घर पढ़ के जाते हो ताकि गुरुजी को सवाल पूछ सके। गुरुजी फिर पढ़ाते हैं, फिर होमवर्क देते हैं उसमें, फिर घर आके आप पढ़ते हो, और वो धीरे धीरे वो ज्ञान में तब्दील हो जाता है। और प्रज्ञा आपको, आप समझ नहीं पाएंगे, मैं भी पूरा समझ नहीं पाया प्रज्ञा के बारे में। तो मेरा आपसे निवेदन है, जब दिमाग सबका बराबर है, आपने आइंस्टीन का नाम सुना होगा विद्यार्थियों। आइंस्टीन जो पढ़ता वो चीजें याद, जो पढ़े वो चीज याद। स्वामी विवेकानंद जी जापान गए और किताब दी, पढ़ के रख दी, मुझे पूरी याद हो गई। आइंस्टीन का दिमाग, वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि आइंस्टीन के दिमाग में ऐसी क्या खूबी थी जो पढ़े तो चीज याद। वैज्ञानिकों ने केवल मात्र रिसर्च में यही पाया कि आइंस्टीन के दिमाग के ऊपर जो खोपड़ी है, उसके ऊपर धारी है 17% गहरी थी, 17% गहरी थी। मतलब आइंस्टीन जो पढ़े जो चीजें याद, उसे 17% उस दिमाग में काम ले आया। अपन जो सामान्य आदमी है 4-5% ही दिमाग काम में लेते हैं, बाकी दिमाग काम में नहीं लेते हैं। तब दिमाग सबका बराबर है, उसमें न्यूरॉन्स सेल्स पे बराबर है, वजन सबका बराबर है। विद्यार्थियों, सामान्य जानकारी के लिए मैं आपसे कह दूं, दिमाग जो आप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, अकेली 20% ऑक्सीजन जो आपका फेफड़ा है, फेफड़े जो 20% ऑक्सीजन है, वो अकेला आपका जो दिमाग खर्च करता है। क्योंकि दिमाग को चलना ज्यादा पड़ता, काम ज्यादा पड़ता, हर वक्त जिस क्षण दिमाग नहीं काम किया, मामला पूरा शांत हो जाता है। तो दिमाग अकेला 20% ऑक्सीजन खाता है। इसका मतलब दिमाग आपका कितना महत्वपूर्ण है।
दिमाग के दो भाग आपको मैंने समझा दिया। इसीलिए आदमी तार्किक होता है, इसलिए गणितज्ञ होता है आदमी। तो मेरा आपसे निवेदन है, कुछ चीजें मैं मंत्री होने के नाते बोल नहीं पा रहा हूं, मेरी मर्यादा है, मैं डिटेल में गहराई में नहीं जा सकता क्योंकि कुछ बातें नहीं कह सकता। जब दिमाग बराबर है तो गड़बड़ कहाँ होती है पढ़ने के अंदर? विद्यार्थियों पढ़ने में दो चीजें होती है, एक आदमी होता है नेगेटिव, एक पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव किसे कहते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव की पहचान क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव बनते कैसे, मैं तमाम चीजें आपको बताऊंगा। तो मैं पहले मेरा आपसे निवेदन है कि नेगेटिव और पॉजिटिव आपके सामने विद्यार्थियों के साथ आपके परिवार के लोग भी बैठे हैं। मैं उनके माता पिता से मेरा निवेदन है, एक मैं कहानी कह के आपको समझाऊंगा कि एक सेठ था, उस सेठ के एक ही बेटा था। उस सेठ को एक वहम था, एक संदेह पैदा हो गया कि मेरा बेटा नेगेटिव है तो मेरे धन को बर्बाद करेगा, मेरा नाम बर्बाद करेगा, इसलिए इस बेटे की परीक्षा ली जाए, ये बेटा है क्या, पॉजिटिव है नेगेटिव है। उस बेटे को सेठ बैलगाड़ी बैठा करके एक गांव में ले गए, गर्म पानी करके गांव में ले गए और वहां एक किसान के घर गए और घर जाके बैठे किसान के और बेटे से प्रश्न किया, बेटा मेरे बता, ये जो किसान है इसके तो घर में कुत्ता ही नहीं, अपने कितना बढ़िया कुत्ता है। तो उस सेठ का बेटा पॉजिटिव था, उस बेटे ने कहा पापा अपना तो कुत्ता है, उसको खरीद के लाए, खिलाना पिलाना पड़ता है। ये किसान कितना भाग्यशाली है कि गांव के चोट में 4 कुत्ते बैठे पूरी गांव की रक्षा करते हैं। सेठ खुश हुआ, मेरा बेटा पॉजिटिव है, चिंता की जरूरत नहीं। दूसरा सवाल पूछा, बेटा अपने तो बाथरूम बने हुए हैं, इसकी तो बाथरूम ही नहीं है। तो बेटे ने जवाब दिया, पापा बाथरूम में तो खर्चा लगता है, पानी भरना पड़ता है, ये किसान कितना भाग्यशाली है कि गांव के गूंदरे पे नदी चल रही है, नदी चल रही है, कहाँ बाथरूम की जरूरत है। और अंतिम प्रश्न किया, बेटा अपने जो गांव घर है उसमें कितने लट्टू लगे, प्रकाश है, बगीचे में प्रकाश है, इसके तो अंधेरा। उस बेटे ने कहा पापा उसका बिल भरना पड़ता है, किसान कितना भाग्यशाली है कि तारों और चांद का प्रकाश है। सेठ को विश्वास हो गया, मेरा बेटा पॉजिटिव है, मेरे धन को बर्बाद नहीं करेगा, मेरे परिवार को आगे बढ़ेगा। तो मेरा आप सभी जो लड़कों के पिताजी और माताजी सुन रहे हैं उनसे मेरा साधारण निवेदन है कि आपका बेटा पॉजिटिव कैसे बढ़े, मैं पूरी बातें आपको बताऊंगा। और पॉजिटिव किसे कहते हैं, नेगेटिव किसे कहते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव की पहचान क्या है। आपका बेटा मान लो 10वीं फेल हो गया तो नेगेटिव क्या बात करेगा, पिताजी मेरे तो उस गणित वाले टीचर ने नंबर कम दिए, फेल हो गया, पिताजी मेरा आपको समय दिया नहीं, मेरे दूसरा काम आप कहते रहे। मतलब नेगेटिव दूसरे की गलती निकालेगा, अपनी गलती कबूल नहीं करेगा। मतलब अरे गणित का टीचर सीकर का रहने वाला तेरे क्यों फेल करेगा। मतलब नेगेटिव आदमी बहानाबाजी करेगा, है मेरा पेट दुख रहा है, स्कूल क्यों नहीं गया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, स्कूल क्यों नहीं गया, पापा जी मेरे को साल पूरे नहीं। मतलब बहानाबाजी करना, दूसरे की गलती निकालना, इसका मतलब नेगेटिव। और किसी की गलती नहीं निकाले। मान लो विद्यार्थी फेल हो गया और पॉजिटिव सोच का लड़का है, वो पिताजी के पिताजी मैं बीमार रहा अक्सर इसलिए मैं फेल हो गया, ये गलती मेरी है, मैं कबूल करता हूँ, अब कि मैं पुनः मेरा अध्ययन करके मैं कक्षा में अव्वल आऊंगा। मतलब दूसरों की गलती, खुद की गलती कबूल करके आगे बढ़ता है, पॉजिटिव और नेगेटिव की पहचान। अब पॉजिटिव किसे कहते हैं, मैं 2-3 कहानी सुना करके आपको समझाऊंगा। विद्यार्थियों मैं देख रहा हूँ कैमरे कुछ छोटे लड़के बैठे हैं, वो मेरी बात को समझ नहीं पा रहे। मेरी बात को लड़के समझेंगे, 9th 10th 11th 12th और कॉलेज के स्टूडेंट समझ पाएंगे। जो 8वीं से छोटे बच्चे हैं वो मेरी बात को समझ नहीं पाएंगे। मैं देख रहा हूँ मेरे कैमरे में छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, छोटे विद्यार्थी कृपया नहीं देख करके बड़े विद्यार्थी सुनने का प्रयास करें, भले ही वो सुने परंतु बड़े विद्यार्थी 8वीं से आगे के विद्यार्थी वो मेरी इस बात को समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। तो पॉजिटिव की पहचान क्या, पॉजिटिव की पहचान विद्यार्थियों, आप से मेरा निवेदन है, एक गांव में संत आया और गांव के चोटे में सभी को बिठाया और बिठा करके गांव वालों का, भाई जो सुनो गांव वालों, ये 2 गिलास मैंने आपके रखी, आपके सामने रखिए, एक गिलास में पानी डाला, एक में शराब डाला है।
और पास में दो मकोड़े टाइप जीव घूम रहे थे, एक को पानी में डाला, एक को शराब में डाला। पानी वाला मकोड़ा तैर रहा था, शराब वाला तड़प तड़प के मर गया। महात्मा ने कहा, गांव वालों सुनो, ये शराब कितनी घातक है, ये जीव तड़प तड़प के मर गया, इसे शराब मत पीना। गांव के चोटे में एक नेगेटिव आदमी खड़ा होकर बोला, गुरुजी आपने तो निहाल कर दिया, बहुत जोरदार की बात बताई, दारू पिएंगे सब पेट के कीड़े मेरे मर जाएंगे। मतलब आपको कैसे समझाए, मतलब दारू पीने से पेट के कीड़े समझे, मतलब नेगेटिव आदमी। एक किसान के दो बेटे थे, एक बेटा पॉजिटिव, एक बेटा नेगेटिव। पॉजिटिव बेटे ने क्या किया कि मतलब आपके मकान खड़ा कर दिया, खेत में कोई उगा हुआ खरपतवार नहीं, बेटी को संस्कार बना के ससुराल भेज दिया, बेटी को नौकरी लगा दी। जो नेगेटिव भाई था वो उसी के बाप के मकान में रह रहा था, नशा पता कर रहा था, चाहे बीड़ी का करो, चाहे दारू का, चाहे अफीम का करो, गांजे का करो, नशा पता कर रहा था। बेटे होटलों पे काम कर रहे थे। एक संत ने उस पहले से जाके पूछा, बोल भाई तेने तो मकान खड़ा कर दिया, बेटी को पढ़ा के ससुराल भेज दी और बेटा नौकरी लगा दिया, तेरा भाई जो सामने दिख रहा है बाप का मकान लेके बैठा है और खेत में उगाव पड़ा है, लड़के होटलों पे काम कर रहे हैं, तेरे को इतना समय कब मिला जो तेने पूरा काम कर लिया, तेरे भाई ने किया। उस किसान के बेटे ने कितना बढ़िया जवाब दिया पॉजिटिव, संत महात्मा जी 2 दिन आते हैं, बीच में रात एक ही आती है। जैसे मान लो बीता दिन है, आने वाला दिन है, इसमें रात बीच में एक आती है, दिन 2 आता है ना। उस पॉजिटिव बेटे ने, किसान ने कहा, मुझे 2 दिन मिलते हैं इसलिए मैंने काम कर दिया, रात बीच में एक आती है। वही संत नेगेटिव के जाकर पूछा कि तेने उगाव क्यों नहीं पढ़ा भाई, अरे तेरे बेटों क्यों नहीं पढ़ा है भाई। तो उस किसान ने कहा, मुझे समय मिलता नहीं, मेरे पास समय कहाँ है। उस तेरे समय का क्या हुआ कि गुरुजी रात 2 आती है, दिन बीच में दिन एक ही आता, कैसे काम करूं। मतलब 2 रात है, दिन बीच में एक ही है, मैं कैसे काम करूं। तो पॉजिटिव को 2 दिन दिखते हैं, नेगेटिव को 2 रात दिखती है। सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, किस्ती को मत बदलो, उसके रुख को बदलो किनारे बदल जाएंगे। तो मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है कि सोच को बदलोगे तभी जाके आप आगे बढ़ पाओगे, कुछ कर पाओगे। एक आदमी मोसर किया, एक ने मोसर नहीं किया। मैं गांव की बोली में आपको समझा दूं, एक आदमी मोसर किया, एक ने मोसर नहीं किया। जिसने मोसर नहीं किया उसको मोसर करने वाले ने ओढ़वा दिया, थारो बाप तो खेजड़े मत बैठो। मोसर नहीं करने वाले से कहा, मोसर करने वाले इस बात को पॉजिटिव ली और कहा, मेरा बाप तो ऊपर बैठा बैठा हवा खा रहा है, कितना भाग्यशाली है, मेरा बाप खेजड़ी के ऊपर बैठा हवा खा रहा है, तेरा बाप कहाँ, तू, मेरा बाप अंदर है। मतलब कितनी बढ़िया बात उसने की। एक और मारवाड़ी बात में कहानी बताऊं, एक बहुत ही तेज तर्रार थी, ससुर से लड़ती थी। तो ससुर घर से बाहर निकला तो उसके पीछे जूती फेंकी। उस घर पे पास के गांव वाला एक बुजुर्ग रिश्तेदारी पक्की करने के लिए आ रहा था कि भाई उस फलान चंद जी के वहां रिश्तेदारी करूंगा, मेरी बेटी दूंगा और मेरे बेटे का संबंध करूंगा। उसने घर आते देखा कि तो मामला गड़बड़ है, पीछे से और जूती मार रही है। डोकरा पॉजिटिव विचार का था। डोकरे ने पीछे मुड़ के कहा, बहू को कहा, बहू आपके दोनों जूतियां फटी हुई है, मैं शहर जा रहा हूं, दूसरी जूती आने दो, मैं ठीक करा के लेके आ जाऊंगा। उस सामने वाले सुनी बात को, उस डोकरे जो रिश्तेदार आ रहा था उसने महसूस किया जूती फेंकी नहीं है, जूती ठीक करने के लिए दी है। डोकरे ने बात जमा दी, रिश्तेदारी पक्की होगी। विद्यार्थियों, आप गाड़ी में जा रहे हो, आपके पिताजी गाड़ी चला रहे हैं, आप दोनों तीनों भाई बहन गाड़ी में बैठे हैं, एक बेटा पॉजिटिव, एक मान लो नेगेटिव है। आपके आगे कोई की मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, बच्चे के खून गिर रहा है, पॉजिटिव बेटा क्या बोलेगा, पापा गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, इस बेचारे का खून गिर जाए, खत्म हो जाएगा, इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेना है, जल्दी रोको गाड़ी। नेगेटिव क्या बोलेगा, पापा मरने दो, ऊपर आएगा, जल्दी चलो पास से। नेगेटिव कमजोर बात करेगा। विद्यार्थियों, मेरी बात आप तसल्ली सुनो, पूजा किसकी करते हैं, पूजा करते हैं पॉजिटिव आदमी। मान लो आपके दादाजी ने, परदादा ने एक खेत को खरीदा, एक परदादा ऐसा था नशा पता करता था, खेत बेच दिया। और मान लो उसके पर पोते सड़क सड़क जा रहे हैं, एक पोते ने बात की, ये मेरे परदादे का खेत था, मेरे परदादे ने बेच दिया।
क्या करें, डेला जोरदार खाता। उस पड़ोसी ने, साथ चलने वाले उस लड़के ने कहा, ये जो इस साइड का खेत दिख रहा है, ये मेरे परदादे ने मोल खरीदा था, हम कितने भाग्यशाली हैं। तो विद्यार्थियों, याद किसे करते हैं? याद करते पॉजिटिव सोच। आपने तेनजिंग हिलेरी का नाम सुना होगा, और पहली फतेह की हिमालय की तेनजिंग यहाँ का था, हिलेरी बाहर का, डेनमार्क का था। तो कोलंबस, वास्को डी गामा एक उस वक्त 14वीं सदी के अंदर पुर्तगाल से निकले, और अमेरिका की खोज करनी है, भारत की खोज करनी है। सब उस वक्त खाली पतवार थी, कितने बहादुर लोग थे, खाली पतवार, समुद्र में निकल गए और खाना पाना राशन साथ में लिया। उस नाव चलने वाला का पानी खत्म हो गया, नहीं मिलेगा, नहीं, मिशन पूरा करेंगे। और जिसको अमेरिका जाना था, इंडिया आ गया, इंडिया वाला अमेरिका चला गया, परंतु आज उनका नाम याद कर रहे हैं। एक आपने चांद पे पहला आदमी गया था, आर्मस्ट्रांग, 1962 में गया। जब उसे प्रयोगशाला में डालने की तैयारी की, उसके जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा, कल आपको आर्मस्ट्रांग प्रयोगशाला में डालेंगे, 4 महीने प्रयोगशाला में रखेंगे, फिर सीधा आपको चंद्रयान में डालेंगे, इसलिए आप परिवार से छुट्टी लेके आ जाओ। आर्मस्ट्रांग घर गया, रात को बात नहीं की, सवेरे डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के बाद में अपने पत्नी से, माँ से कहा कि माँ, मैं चांद पे जा रहा हूँ। माँ ने कहा, बेटा कौन से चांद पे जा रहा है? ये चांद जो आप देख रहे चांद पे, बेटा आज दिन तो गया नहीं जाना बेटा, और तो रोई, बच्चे रोए। आर्मस्ट्रांग ने कहा, मैं जाऊंगा और वापिस आऊंगा। गया, उसकी सोच पॉजिटिव थी। देखो विद्यार्थियों, एक डेल कार्नेगी अंग्रेज लेखक थी। आप सभी विद्यार्थियों को जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो 8वीं से ऊपर वाले हैं, सभी को वो किताब पढ़नी चाहिए। डेल कार्नेगी किताब लिखी, कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड, चेतन या चेतन मन। जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, सभी से मेरा निवेदन है, आपको अगर अपना भविष्य बदलना है, आपको अपना परिवार को बदलना है, उस डेल कार्नेगी चेतन में चेतन मन जरूर पढ़े आप। मैंने भी आज से 15 साल पहले पढ़ी थी, और पढ़ने के बाद में जो मेरे जीवन में घटित घटनाएं हुई, पढ़ने के बाद मैंने महसूस किया, मैंने जो तय किया, मेरे पिताजी अनपढ़ सामान्य किसान थे, और मेरे कहा, बेटा तेरे को वकील बनना है, छोटे बेटे को, भाई को डॉक्टर बनना है। मैं पहला वकील बना सांसद में, पहला मेरा छोटा भाई डॉक्टर बना, 10 साल पहले रिटायर हो गया। एक गांव का आदमी, मेरे जालोर जिले में बायोलॉजी नहीं थी, बाड़मेर जिले में बायोलॉजी थी। मैं फर्स्ट ईयर में भीनमाल पढ़ रहा था, मेरे पिताजी ने कहा, बेटा वहां से तुम्हारे टीसी लाओ, और सरपंच थे मेरे पिताजी, और बढ़िया की पढ़ाई सामान्य किए हुए थे। मेरे को बाड़मेर भर्ती करवाया, मेरे बेटे को बाड़मेर भर्ती करवाया, मेरे भाई को बाड़मेर भर्ती करवाया। 9th 10th उसने वहां से की। जब मैंने बीए की, मैंने लॉ में एडमिशन लिया, मेरे भाई को मैंने न्यू गवर्नमेंट में एडमिशन दिलाया। तो दिलाने के बाद में उसने एक अटेम्प्ट किया, दूसरे में उसका सिलेक्शन हो गया। हिंदी मीडियम का विद्यार्थी दूसरे अटेम्प्ट में उस वक्त MBS में क्लियर कर ली, मतलब सिलेक्शन हो गया। तो मेरे पिताजी ने तय किया था, एक डॉक्टर बनाऊंगा, एक वकील बनाऊंगा। मैंने तय किया, एक डॉक्टर बनाऊंगा, एक CA बनाऊंगा। मेरा छोटा बेटा बॉम्बे में उसका ऑफिस है, ऑफिस CA है, बड़ा बेटा डॉक्टर है। आप तय करते नहीं हो, और सवेरे आके चूल्हे पे बैठ के घरवाली से कहते हो, मैंने रात रो हपनो आयो, उन हपनों का न्यालू है। सपने देखो दिन को, ये सपने देखो, मेरे बेटे को SP बनाऊंगा, मेरे बेटे को कलेक्टर बनाऊंगा, मेरी बेटी को मैं मिलिट्री में भेजूंगा, मैं बड़ा उद्योगपति बनूंगा, मैं व्यापारी बनूंगा, मैं बड़ा किसान बनूंगा, मैं बड़ा नेता बनूंगा। और मतलब एक किसान जब खेती करता है, किसान मेरी बात सुन रहे हैं, खेती करता है, जो किसान तय नहीं करता है कि मेरे बीघे में 5 बोरी जीरा लूंगा, वो किसान की जीरा 5 बोरी नहीं होगी, उसके 1 बोरी जीरा होगा। जो किसान तय करता है कि मैं बीघे में 5 बोरी एरंडे लूंगा, 5 बोरी जीरे लूंगा, उसके जीरा उसके होगा। क्योंकि मन 2 तरह को, चेतन और अचेतन मन होता है। डेल कार्नेगी लिखा, अचेतन मन उसको बार बार पीछे से पुश करेगा, स्ट्रीम भाव की तरह, आगे बढ़ो, खुदाई करो, एरंडे ज्यादा पैदा करना, जीरा ज्यादा पैदा करना। तो एक विद्यार्थी रात को सोता है और तो तय करता है कि मुझे 3 बजे ट्रेन पकड़नी है। अचेतन मन 3 बजे उस विद्यार्थी को जगा देता। कितनी हिम्मत होती है अचेतन मन। आप तो कोई तय करते नहीं हो, बेटा स्कूल जा रहा है, आ रहा है, क्या बनेगा पता नहीं। इसलिए मेरे उन विद्यार्थियों को, माता पिता से मेरा निवेदन है कि आप लोग
अपना सपना तय करो, टारगेट तय करो, मेरे बेटे को एसपी बनाऊंगा, कलेक्टर बनाऊंगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हम पढ़ते थे उस वक्त मेरे पिताजी की जेब में पैसे नहीं थे, एटीएम नहीं था, बाजरी मूंग मोट टोकड़िया बेच रुपया लाता। अब तो सभी के पास एटीएम पड़े हैं, एटीएम पड़ा, घरवाले के पास एटीएम अलग है, बेटा मैं घरवाली कहेगी एटीएम तो मैं बाजार खरीदारी करने जा रहा हूँ, बोलो कितना, और मान लो एटीएम साथ में नहीं है, मोबाइल से पैसे निकाल दो। कितना जमाना आगे बढ़ गया। हम जब पढ़ते थे 2 रुपए देते थे, 10 पैसे की सब्जी आती थी, वो जमाना था, पैदल जाते थे सांचौर से, केरिया से सांचौर मतलब 30 किलोमीटर 33 किलोमीटर दूर है। जब हमारे पैसे 7-15 दिनों बाद खत्म हो जाते, खाना खा के पैदल रवाना होते और चांदने हुए थे अलीबाग है। अब कितने अपन कमजोर हो गए हैं, कितने कमजोर हो गए आप कि मतलब आप दादी को पूछो, परदादी को पूछो कि परदादी पहले के जमाना क्या था, परदादी क्या कहेगी, बेटा मैं जल्दी उठती, एक माना बाजरी पीसती, फिर माने की रोटी बनाती और भाताला के खेत में जाती, उनके साथ बाजरी काटती और फिर गाय दोने के लिए खेत में जाती, फिर दूध लेके आती, फिर खाना बनाती है। कितने बहादुर बहादुर वो औरतें 100 साल जिंदगी रह रही। आज की फिर वो दादी क्या की, बेटा हम तो वो जमाना था, थारी माँ तो उठ चा आए जरा उठी, तेरी माँ तो चा आएगी तब उठेगी है। और परदादा को पूछो, परदादा से पहले जमाने क्या था, वो क्या कहेंगे, बेटा मैं जल्दी उठता और शहर जाकर के और 8 बजे वापस आता, और थारे पापा तो 1 किलोमीटर जाना है, गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। तो पहले वाले जमाने थे, कितने पॉजिटिव विचार के लोग थे। मेरा आप सभी से निवेदन है, पॉजिटिव बना कैसे जाए, मैं बढ़ने का आपको तरीका बताऊंगा। उस दादी जी पूछो जमाना क्या था है, उस दादी से पूछो। आप पढ़ते हो विद्यार्थियों, आपने प्रेमचंद की कहानियां पढ़ी, आपने हरिवंश राज की कहानियां पढ़ी नहीं हुई, पढ़ो। पॉजिटिव बनने के लिए कन्हैयालाल सेठ या गीत पढ़ो। आप कितने पॉजिटिव लोग थे, कितने बहादुर लोग थे। मतलब ऐसे कवि हो जिनके खाने के दाले पढ़ते थे, फिर उन्होंने कविताएं गीत लिखे हैं। एक सेठिया ने पॉजिटिव गीत लिखा है, बटाऊ चाल्या मंजरा मिलसी, मंजरा लाडू खाए न कोई सुनो न कोई दाप्यो, उग्यो रूख हथेली कोई फूलियो न कोई फड़ाप्यो, सूरज वो जिको रात्रि साती फाट निकलसी, बटाऊ चाल्या मंजरा मिलसी। ए पथिक, ए रागीर, तेरे को चलने से मंजिल मिलेगी। मान लो आपको स्कूल जाना है या खेत में जाना है, घर बैठे बैठे कहो खेत चले जाओ, जा पाऊंगे? चलने से जाओगे, कदम एक एक कदम प्रकृति का होता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप पॉजिटिव बनने के लिए प्रेमचंद की कहानियां पढ़ो, निराला के गीत पढ़ो, निराला की कहानियां पढ़ो। तमाम जो कवि हुए हैं जिन दुख में जीवन जी करके, आप एक जैसलमेर के हुए थे सागरवाल गोपा, मैं जैसलमेर प्रभारी था, मैंने वो जेल देखी, 3 फुट बाई 3 फुट की जेल। उन लोगों को याद करो, आप उन लोगों को याद करो, क्या वो कितने बहादुर क्या लोग थे, आजादी लिए शहीद हो गए। मतलब कन्हैयालाल सागरवाल गोपा को 3 फुट बाई 3 फुट जेल, 3 फुट बाई 3 फुट की जेल में शहीद हुए, वही रहे। आज पिता फोत होता है तो पीछे खर्च नहीं कर सका, मैं तो करा खर्च, हमारी हिम्मत नहीं है, कितने कमजोर आदमी, डोडा नहीं छोड़ सका, मर जावा, वो तो नहीं मरे, काले पानी की सजा दी उन्होंने। एक कांग्रेस की रैली में गए, पकड़ के डाल दिया, उनके कहते आप हल्फनामा लिख दो, हम फिर रैली में भाग नहीं लेंगे, आप वो छोड़ देते हैं। नेहरू 10 साल जेल में रहे, चंद्रशेखर भगत सिंह फांसी की फंदे पे झूले, किसने झूले? अपने लोगों के लिए झूले। ऐसी औलाद तैयार होगी जो नशा पता करेगी, नशा पता करेगी, व्यसन करेगी। चरित्र नहीं आप अपने लोगों का, चरित्र नहीं। समाज में लोग अफीम बेचते हैं, दारू बेचते हैं, और जब जेल जाके छूट के आते हैं तो फिर माड़ा पेरा स्वागत करो ना, स्वागत करते हैं, सम्मानित करते हैं। अब परिवार में मान कुटुंब में मौत कत्ल करते हैं, भाई को मारते हैं, एक मान लो गोदर आश्रम को गाँव में भाई को मार दिया, जेल गया, वापस आया, माड़ा पेरे गाड़ी में जेल में लेने जाते हैं, 20-20 गाड़ी है। क्या ये बच्चे आपकी क्या सीखेंगे, क्या सीखेंगे बच्चे? मतलब ऐसा बनना चाहिए प्रभु। मेरा आप सभी से निवेदन है, उनकी और औलादे हैं, अमृता देवी की औलादे हैं, 363 शहीद हुई, खेजड़ी की शहीद हुई। दुनिया में कोई इतिहास नहीं ऐसा है, उनके ऊपर वंशज है। कितने कमजोर पड़ गए तुम, मोसर नहीं बंद कर सकते, नाबालिग ब्याह बंद नहीं करेंगे, लड़की ससुराल जाती नहीं, फिर छुड़ाते हो, क्या तरीका है, क्या समझ? चरित्रवान, आप चरित्रवान बनो। तो मैं उस बात पे पुनः आ रहा हूं
कि जो अगला कदम है विद्यार्थियों सीखने के लिए वो है भाग्य। एक लड़का पिछले 3 साल से आईएएस की तैयारी कर रहा है दिल्ली में, मुझे आईएएस बनना है। एक लड़का एमए पास किया हुआ, अखबार में खबर आई कि राजस्थान के अंदर 1000 आरएएस की वैकेंसी निकली। तो वो लड़का आरएएस की वैकेंसी निकली है, आज दिल्ली रवाना हो गया। एक लड़का 3 साल से दिल्ली बैठा, अफसर की ताक में बैठा है, अफसर की ताक में बैठा है। वो आरएएस कौन सिलेक्शन होगा? अब गया उसका सिलेक्शन नहीं होगा। जो 3 साल से अफसर की तलाश में बैठा है उसका सिलेक्शन होगा। विद्यार्थियों, कभी भी अवसर आ सकता है आपके सामने। जिंदगी में एक अवसर मजदूर को मिलता है, एक अवसर आप हरेक को मिलता है। ये आप जो हाथ की रेखा देख रहे हैं, अंगूठे की रेखा है, अंगूठे की रेखा है। दुनिया में 7 अरब लोग हैं, 7 अरब लोगों की अंगूठे की रेखाएं नहीं मिलती है। अब ज्ञान करो आप, कितनी मजबूत बात है, कितनी आधार वाली बात है कि जब अंगूठे की रेखाएं नहीं मिलती, इसका मतलब ये हुआ कि आप में कुछ न कुछ खूबी है। प्रत्येक आदमी के हुनर है, हाथ में एक एक खूबी है, परंतु आप कमजोर पड़ जाते हो। मेरा सभी से निवेदन है, जब रेखाएं अलग अलग है, प्रकृति ने आपको, कुदरत ने, आप ऊपर वाले ने आपको अलग अलग नेचर दिया है, हर एक में आपको गुण दिया है, परंतु उस गुण का आप उपयोग काम में नहीं लेते हो। तो मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि भाग्यशाली किसे बनना है? हर एक भाग्यशाली बनना चाहता है, परंतु भाग्यशाली बनने के लिए 5 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। उदाहरण के लिए विद्यार्थियों, आपके मकान है पक्का, उस पे सीढ़ियां लगी हुई है, सीढ़ियां, उस सीढ़ियों पे 5 सीढ़ियां, 6वीं सीढ़ी पे 7 आती है, 7 में भाग्य बैठा है। 5 सीढ़ियां आपको चढ़नी है। 5 सीढ़ियां चढ़ गए तब तो आप भाग्यशाली बन गए, तब तो एसटीओ कलेक्टर बन गए आपने 1 देसी बीघे में 5 बोरी जीरा ले लिया। आपने 5 सीढ़ियां नहीं चढ़े, एक आध सीढ़ी से गिर गए नीचे, स्लिप हो गए, तो भाग्यशाली नहीं बन पाओगे विद्यार्थियों। तो भाग्यशाली बनने के लिए पहली सीढ़ी कौन सी है? विचार। विचार कौन सा? मैंने अभी कहा पॉजिटिव विचार। प्रत्येक विद्यार्थी पॉजिटिव विचार। मेरे एक लड़का मैंने देखा, मैं कहीं गया था उस गांव में, तो गुरुजी ने कोई गलती से डंडा मार दिया, उसके ऊपर गुमड़ा हो गया सिर के, और उसने कहा मैं मुकदमा करूंगा आपके ऊपर। मैंने उसकी मनवा की मुकदमा मत कर, गलती गुरुजी गलती हो गई, और इसने सुधारने के लिए क्या था, उल्टी जगह लग गई, और माफ करो, नहीं मुकदमा करूंगा। तो क्या लोगे? तो 5 किलो घी लूंगा। 5 किलो गुरुजी ने उसको घी दिया, वो लड़का अभी तो रोता फिर रहा है, कामयाब नहीं हुआ। और गुरुजी कहते नहीं आपने मतलब गलती की, गुरुजी कोई बात नहीं, गलती लगी, माफ करते हैं आपको, आइंदा ध्यान रखना। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पहली सीढ़ी पर बैठा विचार। विचार कौन सा? पॉजिटिव। दूसरी सीढ़ी पर कौन बैठा है? वर्क, काम। विद्यार्थी, आपका काम क्या है? आपका काम केवल मात्र अध्ययन अध्ययन अध्ययन। किसानों का काम क्या है? खेती खेती खेती। खेती नहीं करते, जमींदार बने हुए सभी है? मैं गया था एक पंजाब में, तो मैं उस वक्त खुद हाथों से कपड़ा धोता था, तो जिसके घर रुका वो आदमी स्नान करके और वो खादी के धोबी से धुलाए कपड़े एकदम सफेद पहन करके बाहर खड़े। मैंने कहा आपका धंधा क्या है? मैंने कहा आपकी दुकान है, तो फैक्ट्री है? नहीं दुकान नहीं। तो इतने जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? कि नहीं हमारा जमींदार है, जमींदारी है। अरे तो दुकान नहीं, कपड़े के 200 रुपये धुलाई के लगते हैं, सूती कपड़े पहनो, खुद धो लो, औरतें उस्त्री कर देगी, कितनी पैसे की बचत हुई। मैं मालवा गया, मालूम सुपारी खाते हैं। ये बेटा शाम को 5 बजे नीम गांव जाते हैं, और बेटा एक पान की दुकान बैठा, बेटा बाप उस दुकान में बैठता है, 10,000 का गला होता है। मैंने समझा क्यों पान फरा खाते हो, क्यों सुपारी खाते हो? इससे कैंसर होता है। मतलब गुरु महाराज ने जो बातें कही थी, अपना काम खुद करो, मतलब खुद ने करके, मतलब दूसरों धुलाना, पैसे का संचय करना चाहिए। तो मैं उसी मूल बात पे, पॉजिटिव उसी बात पे आ रहा हूँ। तो दूसरी चीज होती है वर्क। किसान का काम है मेहनत करना, मेहनत करना काम, मेहनत नहीं करते हैं। खेत दूसरे बेचारे पंजाब हरियाणा के, वो जो वहां के एमपी के, बिहार के लोग खेती करते हैं। खुद खेती करो हाथों से, उम्र बढ़ेगी आपकी। चाले जाके खेत नहीं तन मन रोग न हो, सुबह जो संसार में गयो जमारो को। आप आधा खेत को खुद करो, आप आदमी और खुद करो, है? बाकी खेत छोड़ो, जब अगली साल से बढ़िया खेती होगी, है? खुद काम करते नहीं है?
और ये कभी पानी खत्म हो, कभी भी हो सकता है। हमारे उस एक एरिया में मैं एक मेरे साथ विद्यार्थी पढ़ता था, उसके मैं घर गया तो उस वक्त एरंडे बहुत जोरदार की फसल, जोरदार की, ट्यूबवेल कर रखा था। तो गेट के बाहर 2 झोपड़े थे। मैंने पूछा ये कौन है? ये कर्से है, कर्से। मैंने ये कर्से, आप जमींदार हो गए? हाँ। जमींदार नहीं। मैंने समय का पता नहीं है, समय का भरोसा नहीं, कब किस हो जाए, मतलब समय का कोई भरोसा नहीं है। जब समय का भरोसा नहीं है तो भूकंप आया 83 के अंदर, जिस गांव में गया था उसमें से पानी खारा हो गया और पड़ोसी गांव मीठा हो गया। मैंने कहा वो ठकराई कहां गई आप तो खेत खड़ते नहीं थे, जमींदार, हम तो जमींदार किसान ही। समय कब बुरा आता पता नहीं चलता है। जो करना सो आज कर सभी साज है साथ, काल के तुम क्या करे, काल के हाथ, कब कुछ हो, कभी कुछ हो सकता है। इसलिए समय की कदर करते हुए आप बिल्कुल मेहनत करो विद्यार्थियों। किसान और खेती का काम करे, व्यापार का काम करे, नौकरी पे ड्यूटी की पाबंद रहे, तब जाकर के मतलब औलादे सुधरती है। तो दूसरी सीढ़ी पर बैठा काम, तीसरी सीढ़ी पर बैठा है आदत। विद्यार्थी का विचार पॉजिटिव, दिन भर पढ़ता रहता है। तीसरी सीढ़ी पर बैठी है आदत। आते 2 तरह की, गलत आते हैं और तीसरी आते होती है। विद्यार्थी गलत आती है, विद्यार्थियों अंगुली की, गुरुजी पेशाब करने जा रहा हूं, वापस आता नहीं है, बस्ता लेके आया नहीं, किताब लेके नहीं आया, लेट आया, जल्दी चला गया। ये विद्यार्थी गलत आते हैं। सही आते हैं कौन सी विद्यार्थियों की? समय पे स्कूल आना, होमवर्क करे वो पूरा करना, स्कूल को भी गैर हाजिर नहीं रहना, आप बिल्कुल टाइम टेबल लेकर के दिन भर अध्ययन करना, ये उसका मतलब सही आते होती है। किसान की कौन सी सही आते हैं? खेत में उगाव पड़े, खुद मेहनत करे, खुद काम करे, खुद मान लो घर पे ज्यादा खर्चा आया, खेत पाती पे दे दे, खुद खेती करवाए। मतलब पंजाब हरियाणा में जब नहरें आती है, मेरे सांचों में नहरें आती है, नहरी क्षेत्र के अंदर आपकी जो आप किसान जो खुद घर का मुखिया खेती करता है, वो खेती औरतें करवा देती है आपकी। आप तो कोई दुकान करो, आप व्यापार करो, उद्योग करो, है? चाणक्य ने 25 साल पहले कहा था, अस्ति ते कष्टि कुर्याते, अस्ति नास्ति वाणिज्यम। खेती कौन सी करो जिसमें नफा दिखे, खुद करो। व्यापार कौन सा करो जो घाटा नफा, मतलब व्यापार चालू करो। सभी विस्तृत भाई से मेरा निवेदन है, जो बुजुर्ग लोग हैं, नौजवान लोग हैं, नौकरियां सब जगह नहीं है, हरेक को नौकरी नहीं मिल सकती। सीरी समाज के लोग हैं, जिसके नंबर कम आते हैं, वो दक्षिण भारत में काका के साथ चले जाते हैं व्यापार करने। आज पूरा सीरी समाज दक्षिण भारत के अंदर व्यापार में लगा हुआ। कम नंबर आ गए हैं, फिर भी रीट की तैयारी कर रहे हैं। नंबर तो 40% है, रीट की तैयारी कर रहे हैं। किसकी बेहतर उम्र होगी 40 साल, बेटा पढ़ रहा है 12वीं में, रीट की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। आप रीट की, पुलिस की और नर्सिंग के पीछा छोड़ो। आप सभी बिस्तोई भाई जो विद्यार्थी तय करो, हम तो एसपी कलेक्टर बनेंगे, थानेदार बनेंगे, डिप्टी बनेंगे, व्यापारी बनेंगे, कर्नल बनेंगे, जनरल बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। केवल मात्र बाप, मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं थे, मामूली पैसे मेरे को वकील बना दिया, तो मैं मेरे बेटे को वकील तक सीमित रखूं। आप अपने मेरे उम्र के तमाम जो लोग हैं, उनके पिताजी के पास पैसे नहीं थे, टीचर बन गए। टीचर के पास पैसे, वही उसका बेटा टीचर बन रहा है, उसका बेटा एसपी कलेक्टर बने। सोच को आगे बढ़ाओ, सोच लंबी रखो, टारगेट तय करो। तो तीसरी सीढ़ी पर बैठी आदत। इसलिए आते हैं, किसान की आती है खेती करने का, व्यापारी की आते हैं, व्यापार होता है खांडे के धार, तलवार की धार पे चलो, व्यापार करो। एक दुकान की किसान ने अपने समाज के आदमी, और कपड़े की दुकान की, पूरे वो खंड होते हैं, खंड भर दी कपड़ों से, और खांडे की धार नहीं चला। ग्राहक आए, ग्राहक के सामने मुड़का, हंसा, 12 महीने में खंड खाली हो गए। दुकान होती खांडे की धार, तलवार की धार पे चलना व्यापार होता है। व्यापार है खांडे की धार पे चलो। किसानी कर तो खुद किसानी करो, खुद काम करो। खुद किसानी करते नहीं, पानी पीते। पानी पीने का तरीका, मैं गया था हनुमानगढ़, एक वो खींचड़ है, उनके पास बहुत सारे खेत है, नाम मैं भूल गया। मैंने कहा खाना खिलाओ मेरे को, कौन सा गाय? गाय मेरे घर पे है नहीं। आलू, बाजार के आलू, बाजरी, गेहूं, बाजरी, दुनिया भर का पैसा उसके पास। मैंने कहा पैसा क्या काम आएगा? गाय रखो घर पे। मैं दोबारा गया तो गाय घर पे आई नहीं अभी तक। गाय घर पे रखो, और जो आप लोग खाते हो वो तो गेहूं पे यूरिया मत डालो, दवाई मत डालो अंदर। बाजरी में यूरिया मत डालो। सब्जी घर पे तैयार करो, सब्जी बाजार की, यूरिया
डाला बाजरी में, गेहूं में, और फिर कैंसर हो गया। कैंसर पहले किसको होता था? पहले कैंसर होता था बाप की पीढ़ी से 10 पीढ़ी तक, नाना नानी को, दादा दादी को कैंसर कोई हुआ हो तो, और नाना नानी की पीढ़ी से 7-8 पीढ़ी में किसी को कैंसर हुआ हो तो कैंसर होता था। आज कितना कैंसर बढ़ गया। पंजाब से रेलगाड़ी आती है, पंजाब, गंगानगर, हरियाणा, बीकानेर में कैंसर हॉस्पिटल बना हुआ। क्या स्थिति है? मतलब पानी पीने का तरीका नहीं है। मैं गया था पंजाब में, एक सुभाष जी नाम, मुझे बगड़िया जात के थे, मेरे को कहा सुखराम जी मेरे घर गाय है। मैंने 3-4 संस्कार मीटिंग की पंजाब के अंदर, तो सुभाष जी ने कहा मेरे को खाना, मैं आपको खाना खिलाऊं, मेरे घर गाय है। मेरे को बुला लिया, फिर उन्हें पता चला कि तो गाय जर्सी है, तो मेरे खाने के जर्सी गाय को सुभाष जी ने घर के पीछे बांध दी। मैं उनके बगीचे में घूमने गया, पीछे गाय देख ली। मैंने कहा सुभाष जी आपने तो पाप के भागीदार बन गए। जर्सी का गाय का दूध तो भैंसे खराब होता है, कैंसर होता है। तो मुझे पता नहीं था, तो फिर मेरे को टेलीफोन किया, मैंने देसी गाय खरीदी है। तो आदमी को पता नहीं क्या खाना है क्या पीना है। एक अलेक्जेंडर टीचर हुआ था इंग्लैंड का, टीचर, उसने एक किताब लिखी थी, कैसे खाना कैसे खाए, पानी कैसे पिया जाए, सोना कैसे है, बैठना कैसे है। वो 50 तरह की बीमारियां नहीं होती, 50 तरह की बीमारी। ये समय मेरे पास कम है, वरना मैं आपकी स्वास्थ्य की जरूर चर्चा करता। मतलब 50 बीमारी नहीं होती है। मेरी बातें जो भी सुन रहे हैं उन सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, वाटर हार्वेस्टिंग करो। एक पक्के मकान पंजाब, हरियाणा, गंगानगर, राजस्थान सबके बने हुए, घर के ईशान कोण के अंदर टाका बनाओ पानी का। पादर जिसो पानी नहीं बेरे जिसो न पास, धैनु समान धीणो नहीं अंबर समान आस। पादर जैसे मिनरल जो माइंस होते हैं और जो फिल्टर होने के बाद उससे निकल जाते हैं, या तो कुएं का पानी जो रेत से सन के आता है, नहर के पास खोद के रखो, या पादर पानी आपके घर पे है और ज्यादा खाना खा लिया है और 1 घंटे के बाद में 1 गिलास पानी पियो, खाना आपका पच जाए। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि आप वाटर हार्वेस्टिंग करें, बरसात का पानी संग्रह करके पानी पिए। मैं मतलब एक अनूप जी हमारे गोदावरी के पिताजी गुजरे थे, मैं उनके गांव गया था मिलने के लिए, शाम को जागरण था, तो मैंने जागरण में मतलब उस बातें मैंने घंटा भर बोला, और बोलने के बाद में जिस घर में सोया तो उस घर की औरत जागरण सुनने के लिए आई हुई थी। उस औरत ने घरवाले को कहा कि सुखराम जी से कुछ बातें सुनो। तो मैंने उनको घर को बैठा करके समझाया, उनको लड़के पढ़ रहे हैं, गांव में पीली बंगा में उसकी स्त्री की दुकान है, किराए दे रखी है। मैंने किराए क्यों दे रखी है? आप खुद दुकान करो, व्यापार करो खुद, पेट्रोल पंप है। और वो आदमी जो मुखिया था, मैं 71 साल का, वो 60 साल का आदमी घर बैठा है। घर क्यों बैठे हो? पंप आप चलाओ, घर की खेती बाड़ी को ध्यान रखो, खुद आगे बढ़ो। समय तो कीमती है, उम्र कम है। तो मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब वो समझेंगे नहीं, स्वास्थ्य की नहीं समझेंगे। एक छोटे बच्चे को कैंसर हो गया, क्यों हो गया? माँ का परिणाम है। बढ़िया, मतलब वो सात्विक खाना नहीं खिला। सात्विक खाना क्या होता है? सात्विक खाना गाय का दूध, दही, घी, सब्जी घर की। पहले होती थी मिट्टी की तावड़ी, लकड़ी की डोई, गाय का घी और देसी घर की सब्जी, मिर्चें घर की कूटी हुई, हल्दी कूटी हुई। आज कोई औरत नहीं कूटती है। और मान लो कोई बूढ़ा डोकरा बेचारा मिर्चें ले गया मार्केट से, तो कूटने, बहू को कूटने के लिए दी, मिर्चें कूटो बेटा मामले से, तो मिर्चें कूटेगी तो सीख तो आएगी। और मान लो सीख आएगी तो बहू सासू कहेगी बेटा सीख क्या आ रही है, मेरे तो एलर्जी है, हिंदी इंग्लिश बोली, तो सासू समझेगी कोई बीमारी आ गई, तो कहना बेटा रख दो पास में, तेरे ससुर को पक्की कूटी मिर्च लाएंगे। मतलब खाने की चीज आप नहीं कूट सकते, खाने की चीज आप घर तैयार नहीं कर सकते, किस बात की विस्तृत हो है? शहीद हो उनकी औलाद आप, इसके लिए आपको मतलब बाजार में ताकना पड़ता है। माँ पूछती बेटा सब्जी लाया क्या? लाया बेटा सब्जी, 2 बैंगन पिलाओ, 2 बैंगन 8 महीने सब्जी देगा पूरे घर को। 10 बाई 10 फुट में आप, अब सीजन आ गई, मैं जयपुर में रहता हूँ, मेरे घर आके देखो जयपुर में, मैं गाय घर पे, या मेरे घर पे गाय है, मैं गोबरती हूँ, मेरे पीछे सब्जी बो रखी है, मैंने सांसों में सब्जी का खेत ले रखा है। बाजारी सब्जी नहीं खाते, मैं पिछले 1.5 साल से खाना नहीं खाता हूँ, के लिए सब्जी पे, गाय के दूध दही पे निर्भर मेरा मामला। मेरा आप सभी से निवेदन है, जब आपका सात्विक खाना नहीं है, गाय का दूध दही नहीं, भैंसे बांध रखी है,
एक बेटा है, पहले पूछते बेटे कितने हैं, 5 भाई 5 बहने 8 भाई, मेरे वहां 13 भाई 3 बहने हैं। आज पूछते पोते कितने, एक पोता और एक पोती, एक बेटा और एक पोती है। एक मैं दिल्ली धर्मशाला में था, पंजाब में सबसे ज्यादा खेत था उसके पास में, और उस एक बेटा उसको कैंसर हो गया, मुझे पूरा गांव का नाम याद नहीं, मैं जब टिकट मांगने गया था तो मैंने सुना उसके एक ही बेटा है और सबसे ज्यादा पंजाब में खेत है, और बेटे कैंसर हो गया, एक ही बेटा। क्या स्थिति उस परिवार में गुजरी है? तो मेरा आपसे सभी से निवेदन, तो खाने पीने की चीजें आप सात्विक नहीं खा सकते, बिना इवरी की नहीं खा सकते, इतना त्याग नहीं कर सकते, तो क्या संघर्ष करो? वो जो काले पानी की सजा जेल में भुगते उन लोगों को याद करो, फांसी के फंदे पे झूले, इतना आप नहीं कर सकते तो क्या करूंगा अपनी? तो मैं मेरी बात मूल बात पे आऊंगा, मैं भटक जाता हूँ बार बार। तो तीसरी सीढ़ी पे बैठी आदित्य, और चौथी सीढ़ी पे बैठा है शब्द, शब्द बोली, बोली बोली, मतलब पॉजिटिव विचार आपके हैं तो विचार पॉजिटिव, आदतें आपकी सही, काम आप दिन भर करते हो, अध्ययन करते आप, तो आपकी मतलब ये विचार आपके सही है, बोली सही है। आजादी के 78 साल बाद तीसरी पीढ़ी चल रही है। माँ कहती है, मतलब दादी कहती है, माँ कहती है इंदुड़ी लोटो भर, रमेश या कटेगी हो, कब सुधरो? राजपूत की और दूध की तावड़ी पे बैठी दूध गर्म कर रही है, पैरों से अपंग है, दूध उफंड रहा है, पानी की जरूरत है। बेटी को आवाज दे, क्या कही बेटी को? 22 लोटो लाना, दूध खाली होगा फिर भी कही 22 लोटो लाओ जो। आप अपन क्या कहते, मैं इस माइक पे बोलना नहीं चाहता हूं आपको। राजपूत कोटली पे बैठा, किस खेत पे मवेशी की, उसकी बेटे का नाम जालम सिंह है, क्या कहेगा? जालम ढोर बारे काट जो, अपन कहेंगे जालिया डंडे बारे काट। तीसरी चौथी पीढ़ी आजादी की, बोली का कंट्रोल नहीं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप परिवार में जो लोग हैं अपने बेटे के सामने कभी छोटा उच्चारण मत करें, पूरा नाम ले, पूरा, ये संस्कार कदम है, ये पहला काम संस्कार का कि आप पूरा बोले, पूरा नाम लें। पिछले साल के डोगरा दो भाई कानिया डालते, कानिया मानिया करते बैठे बैठे, कब सुधरेंगे अपन? इसलिए जो परिवार के लोग हैं, बड़े हैं, वो पूरा नाम लें, संस्कार के कदम। दूसरा संस्कार कदम है, सवेरे उठते ही बेटे को, बेटा तेरे दादा के चरण धो करो, मेरे चरण धो करो, तेरे पापा के चरण धो। जब वो स्कूल जाए ना, स्कूल, तो माँ बाप के चरण धो करके जाए। पढ़ने वाले बाल को बेगा उठो सवार, चरण धोक माँ बाप रे सब बातें होशियार। जो बेटा माँ बाप के चरण स्पर्श के जाता है ना स्कूल, उसको सभी स्पेलिंग, फॉर्मूले, कहानी, गीत, संगीत सब याद हो जाता। ये रोज होते हैं, रोज रोज किसके चरण स्पर्श करते हैं क्या? रोज की तरह बेटा जा रहा है स्कूल, बेटा बाप बैठा घर पे, तो बेटा रवाना हो गया रोज की तरह, रोज को रोज नमन प्रणाम करते हैं, रोज चरण स्पर्श करते हैं, रोज बने हुए आप लोग। रोज मत पढ़ो बेटो, सब विद्यार्थी माँ बाप की चरण दो, चरण स्पर्श करो। चरण स्पर्श करके जाओगे, नहीं तो दुर्घटना होगी, नहीं कोई तकलीफ आएगी, तमाम सवाल, तमाम स्पेलिंग, फॉर्मूले, तमाम चीज याद होगी। ये तीसरा दूसरा संस्कार की पाउंडे बता रहा हूं। तीसरे पाउंडे जो बात याद आएगी बता दो। तीसरा पाउंडा होता है अतिथि देवो भव, मेहमान घर पे आता है। कई लोग ऐसे होते हैं गांव में, बेटे का ससुर आया, खाट पे बैठे बैठा कहता है रामू जी आ जाओ, रामू जी आओ, खड़े हो, सामने जाओ, रिश्तेदार के सामने बेटे का ससुर आया, सामने जाके स्वागत करो, हाथ मिलाओ उससे। और मान लो वो गाड़ी लेके आया है, तो उसे गाड़ी में छोड़ने जाओ, बस चढ़ाने जाओ, पैदल आए तो गांव के गूंदरे तक या खेत तक छोड़ने जाओ। ये संस्कार कदम है। घर बैठे खाट, मान लो बेटे का ससुर रवाना हो रहा है, खाट में बैठे बैठे डोक रखे, हाँ हो रहा जाए सर, क्या तरीका है, क्या संस्कार है, किस तरह का समाज बना रहे हो? मेरा आप सभी से निवेदन है कि चौथी सीढ़ी पर ये विचार बैठा, बोली सुधारो, बोली बिना मतलब मत बोलो, नहीं बोले नव गुण, बोले जाके खेद नहीं, तन मन रोग न हो, सुबह को संसार में गोय मारो, बोलने में नव गुण है, इसलिए कम बोलो, व्यवस्थित बोलो, संस्कार। तो 5वीं सीढ़ी पर बैठा है चरित्र बैठा है। जब आप पॉजिटिव विचार के हो, आदतें आपकी सही है, आप दिन भर काम करते हो, बोली आपकी सही है,
तो आप चरित्रवान बन गए। और चरित्रवान 5वीं सीढ़ी चढ़ गए तो भाग्य से पकड़ो आगे बेईमान को, कहां भाग रहा है? तो चरित्रवान बन गए आप, मतलब भाग्यशाली बन गए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, विद्यार्थियों, पानी गर्म करके लाओ, विद्यार्थियों चरित्रवान बनो, दुनिया पीछे दौड़ेगी। चरित्रवान लोग नहीं मिलते हैं, मुनीम नहीं मिलता चरित्रवान ईमानदार। तो ये भाग्य का मामला हुआ विद्यार्थियों। भाग्यशाली बनने के लिए 4 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। 4 सीढ़ी आप चढ़ गए, आप चरित्रवान बन गए। चरित्रवान बन गए, स्वामी जी ने कहा विद्यार्थी और चरित्रवान दुनिया पीछे दौड़ेगी। चरित्रवान की कोई कमी नहीं, हर जगह पूछ होती चरित्रवान, हर जगह कहती आदमी भला है। तो अपने पहला ग्वाड़ी किन्ने के, ग्वाड़ी के लोग गाड़े घोड़ों ग्वाड़ी नहीं हुए, जो चरित्रवान हो वो ग्वाड़ी। वो परंपराएं पहले थी समाज में ग्वाड़ी की। जो चरित्रवान थे, जो नियम वाले थे, जबान बोल दी तो बोल दी, वो नशा पता नहीं, अपना सो अपना पराया से पराया, उससे चरित्रवान कहते, वो ग्वाड़ी थी। ग्वाड़ी की परिभाषा बदल गई, समाज बदल गया, मतलब समाज में तकलीफ आ रही है, इसलिए वही परिभाषा रखो समाज में ग्वाड़ी की, पंच की, वही पंच होगा, वही आगे बढ़े। तो विद्यार्थियों आपने समझ में आ गई, भाग्यशाली आप सभी भाग्यशाली है। शर्त एक ही है कि आपको 4 सीढ़ियां चढ़ोगे तब तो भाग्यशाली बन गए। मान लो आप तीसरी पीढ़ी आपकी आदतें गलत हो गई, आप अध्ययन नहीं किया, ठीक है ना, आप पॉजिटिव नहीं बने, तो ये जो 4 सीढ़ी चढ़ गए तो चरित्रवान बन गए, चरित्रवान भाग्यशाली बन गए। और भाग्यशाली बनोगे तो वो अवसर की ताक में रहेगा, तभी जाकर के आप उस दुनिया में मतलब आगे बढ़ सको। विद्यार्थियों, मैंने अभी सामान्य रूप से आपको जानकारी दी है। भाई देख बार कर, हाँ, तो आपको मैंने सामान्य चीजों की जानकारी देने में समय मेरा काफी लग गया। मैं आपको विद्यार्थियों कुछ टिप्स दूंगा कुछ, आप पढ़े कैसे, किस तरह से आपको पढ़ा जाए, ताकि मतलब पढ़ने के लिए कौन सा तरीका हो। तो पहला तरीका है लक्ष्य, टारगेट। आपका टारगेट क्या है? जिस विद्यार्थी का कोई टारगेट नहीं है वो विद्यार्थी फेल। जिस बाप का कोई टारगेट नहीं बेटे के प्रति, मुझे बनाना है, वो परिवार फेल। लक्ष्य तय करो। लक्ष्य कैसे तय करो? आप सवेरे बैठ जाओ घर पे, अकेले ही हो तो अकेले बैठ जाओ, और माँ बाप का इस लेफ्ट हाथ है, ये हृदय पर हाथ रख करके स्नान वगैरह करके, और अपने जो पूजा स्थल वहां बैठ करके गुरु महाराज की फोटो के आगे, तस्वीर के आगे बैठ करके, हे गुरु महाराज मुझे शक्ति दे इतनी, और हे मेरे माता पिता, हे मेरे गुरुजनों, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं एसपी बन के रहूंगा, कोई दुनिया की ताकत मुझे रोक नहीं सकती। तब वो विद्यार्थी पुरुषार्थ करेगा, मेहनत करेगा। पुरुषार्थ मनोवितनता देवा, चाणक्य जी लिखा है, पुरुषार्थ आगे चलता है, भाग्य पीछे चलता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी विद्यार्थी लक्ष्य तय करें। जिसका लक्ष्यहीन, आप मान लो बुकिंग में जाओ, बस मैं आपको जानू, मान लो जयपुर से आप गंगानगर जा रहे हैं, और बस की बुकिंग पे जाके खड़े के 500 नोट दिया आपने, और आपने कहा कि मुझे टिकट दो, और आपने गंगानगर नहीं बोला तो वो टिकट नहीं मिलेगी। आप कहोगे मुझे गंगानगर टिकट दो, तभी टिकट मिलेगी। आप का जीवन शुरुआत अभी हुआ है, और आप मतलब अभी जीवन में उतरे हैं, आपका शुरुआती दिन है, लंबी आपकी आयु है, अब से आप मतलब टारगेट नहीं तय किया तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप टारगेट तय करें। टारगेट तय करोगे तभी जाकर के मतलब आप कुछ बन पाओगे। तो आप सभी विद्यार्थी अपना अपना टारगेट आज के बाद में तय करोगे। मैं एसपी बनूंगा, मैं कर्नल बनूंगा, जनरल बनूंगा, वैज्ञानिक बनूंगा, मिलिट्री में कर्नल जनरल बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं बड़ा नेता बनूंगा, बड़ा उद्योगपति बनूंगा, बड़ा किसान बनूंगा। जो तय करता वो बनता है। मेरे पिताजी की मैं उदाहरण मैंने दे दिया, मेरा खुद उदाहरण मैंने दे दिया आपको। जो लक्ष्य तय होता है वो लक्ष्य अनुरूप पुरुषार्थ करते हो। टारगेट तय करो, उसके अनुरूप पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, तो लक्ष्य आपके चरणों में आके गिरेगा, सफलता आपके चरणों में आके गिरी। शर्त एक ही है कि आप लक्ष्य तय करो। आज के बाद में सभी विद्यार्थी अपना लक्ष्य तय कर देंगे, और लक्ष्य के बाद में दूसरा जो तय होता है, जो पहले मैंने बात की थी ITI में, कहते हम 18 घंटे पढ़ते हैं, मैं आपको 16 से 18 घंटे करके बताऊंगा।
पहला दूसरा लक्ष्य है, दूसरा टिप्स है आपको ये पढ़ने का तरीका। टिप्स देखो विद्यार्थियों, एक महात्मा पहाड़ पे चढ़ रहा था, उसके पीछे अपना बिस्तर बंधा हुआ था, पीछे मतलब आपके भाई को लेकर पहाड़ पे चढ़ रही थी। महात्मा जी पसीने से तरबतर हो गई, उस लड़की के पसीने नहीं आ रहा था। महात्मा जी उस लड़की से पूछा, बेटा भार तेरे पीछे बंधा हुआ है, भार मेरे पीछे बंधा हुआ है, मेरे पसीना आ रहा, तेरे पसीने क्यों नहीं आ रहा है? महात्मा जी बेटी ने जवाब दिया, महात्मा जी आपके ऊपर भार बंधा हुआ है, मेरे पीछे तो मेरा भाई बंधा हुआ है। तो कितनी पॉजिटिव बात उसने की, भाई बंधा हुआ है, मतलब भार नहीं है। तो मेरी टिप्स सुनने के बाद में विद्यार्थियों, ये जो मैं 7-8 टिप्स बताऊंगा, समय ज्यादा हो गया, ये टिप्स बताऊंगा, फिर कभी समय और बातें बताऊंगा आपको। ये जो टिप्स पढ़ने के बाद में इसकी पालना आप करोगे, आपका बस्ता हल्का होगा, आपका बस्ता हल्का लगेगा, आपकी पढ़ाई सहज लगेगी, पढ़ाई आपको सरल लगेगी, आपको स्कूल जाना दुखदायी नहीं लगेगा, स्कूल जाने का मन लगेगा। तो दूसरा टिप्स आपको है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं विद्यार्थियों? आपको शायद जानकारी हो तो मैंने और बता दूं। ब्रह्म मुहूर्त रात और दिन में 24 घंटे होते हैं, और हिंदू शास्त्रों के हिसाब से रात और दिन में 15-15 घड़ियां होती हैं, 15 घड़ी रात में, 15 घड़ी दिन में होती है। जब सूर्योदय होता है, सर्दियों में, गर्मियों, बरसात में सूर्योदय अलग अलग समय में होता है। घंटे से सूर्योदय से पहले जो 96 मिनट, 2 घड़ी 48 मिनट की 96 मिनट हो गई, 96 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। मतलब आप 2-3 घंटे पहले उठ गए आप, तो विद्यार्थी मान लो ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ गया, 10 बजे सो गया, 4 बजे उठ गया, 4 बजे उठ गया तो 4 से 7 आपका दिमाग खाली है, घर पूरा सो रहा है, वातावरण शांत है, आप इस घर में अलमारी के पास टेबल कुर्सी पढ़ रहे हैं, लाइट चल रही है, और आप पढ़ो वो चीज आप याद हो। विज्ञान ये कहती है, मनोविज्ञान कहता है कि दिन को विद्यार्थी पढ़ता है 4 घंटे, और ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ता है 4 से 7 पढ़ता है 3 घंटे। तो 3 घंटे पढ़ो सवेरे के ब्रह्म मुहूर्त में, दिन को 4 घंटे, तो बराबर हो गया। इसका मतलब जो विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ता है, 4 से 7 बजे पढ़ता है, उसे 1 घंटा अतिरिक्त मिल गया। इसका मतलब 16 घंटा के 17 घंटे उससे मिल गया। दूसरी बात, 18 घंटे कैसे करेंगे आप? तो दिमाग अपना, जो मैंने पहले आपका दिमाग, विद्यार्थी जब ज्यादा पढ़ता है या टेंशन होती है तो बैठे बैठे कहता है मेरा दिमाग गर्म हो गया, दिमाग गर्म हो गया। दिमाग कब गर्म हो गया, कैसे गर्म हो गया, इस बात पे मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, मेरे पास जानकारी परंतु समय कम है। डिटेल में जाने के लिए मैं आपको दोबारा आपसे जुड़ूंगा। तो विद्यार्थी का मेरा दिमाग गर्म हो गया, दिमाग गर्म हो गया, इस दिमाग को ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिमाग का मनोरंजन करना पड़ेगा, दिमाग को आराम देना पड़ेगा। प्रत्येक 1 घंटे बाद विद्यार्थियों, जैसे 1 घंटा पूरा हो गया, 5 मिनट किताबें बंद कर लो, और जैसे 4 बजे उठे, 5 बजे किताब बंद कर दी, अलमारी से आप बाहर देख रहे हो, हवा चल रही है, पेड़ हिल रहा है, एक गाय रेंकने की आवाज आ रही है, एक ट्रैक्टर की आवाज है, दिमाग बिल्कुल शांत। 1 घंटा 5 मिनट आप दिमाग को आराम दिया, अतिरिक्त 5 मिनट आपको और मिल गए, 10 मिनट मिल गया। 5 मिनट के बाद आप पढ़ोगे तो 10 मिनट पढ़ो, इतनी बातें याद हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 3 घंटा स्कूल के बाद सवेरे पढ़ा, तो आपके 3 घंटे के ये 17.5 घंटे हो गए, आधा घंटा आपको मिल गया। फिर दिमाग का मनोरंजन कैसे करना विद्यार्थियों? मनोरंजन कोई पत्ते नहीं खेलने, ताश पत्ते, टीवी नहीं देखनी। प्रत्येक विद्यार्थियों का सब्जेक्ट अलग अलग होता है, किसी का गणित रुचिकर होता है, किसी का हिंदी होता है, किसी की हिस्ट्री होता है, किसी का मतलब कविताएं होती है, किसी कहानी पढ़नी होती है, किसी चित्रकलाएं होती है, किसी इंग्लिश होती है, अलग अलग किसी की हॉबी मन होता है। तो 3 घंटे के बाद में 15 मिनट के लिए दिमाग का मनोरंजन करो, किताब बंद कर लो, टेक्स्ट बुक बंद कर लो, आपका जो रुचिकर विषय है वो आंगन में घूमते घूमते कोई गीत गाओ, कोई कहानी याद करो, या स्पेलिंग फॉर्मूला मन रुचि जिसका रुचिकर है वो याद। 15 मिनट दिमाग का 3 घंटे बाद आराम दिया, सवेरे आपने 3 घंटा पढ़ा, तो आपका
18 घंटे हो गए, और दिन को आपने स्कूल आने के बाद में रात को पढ़ा, 3 घंटा वो आपको आराम देने के बाद दिया, तो फिर आपको आज 15 मिनट मिल गई, मतलब ये पूरे 18 घंटे हो गए। विद्यार्थियों जो IAS खड़गपुर में जाते हैं, इस तरह से 18 घंटे पढ़ते हैं लगातार, तब जाकर के वहां पहुंचते हैं। तो इसका तीसरा टिप्स हुआ कंटिन्यूटी, निरंतरता। पढ़ाई में कंटिन्यूटी जरूरी है। आप तो मैं कहानी भी इसके साथ सुनाऊंगा। एक लड़का, रमेश नाम का लड़का, जुलाई अगस्त सितंबर, बिल्कुल 20 चले गए, 3 बाद जुलाई अगस्त सितंबर, भूपेंद्र को 20 चले, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने स्कूल के अलावा समय के अलावा 4-4 घंटे पढ़ता है। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। रमेश नाम का, दिनेश नाम का लड़का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब वो 8 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया। घंटे दोनों के मार्च में बराबर हो गए, फरवरी में। ज्यादा नंबर किसके आएंगे? ज्यादा नंबर आएंगे जो जुलाई से ठेठ फरवरी लास्ट तक कंटिन्यू पढ़ता है, उसके मतलब परीक्षा में नंबर ज्यादा आएंगे। एक बरसात होगी, फिर बाद बरसात हुई नहीं, फिर फसल नहीं पकती। इससे पढ़ाई में कंटिन्यू निरंतरता जरूरी है। जो विद्यार्थी स्कूल के अलावा 4 घंटे जुलाई से एंड तक पढ़ता है, वो उसके नंबर 80-90% आते हैं। तो पढ़ाई में जैसे मान लो एक खरगोश और उसकी कैसे कहानी आपने सुनी होगी विद्यार्थियों। एक खरगोश और कैसवा एक गांव के बाहर थे, उन्हें दौड़ना शुरू किया कि सामने वाली खेजड़ी तक सबसे पहले कौन जाएगा। तो खरगोश ने तो उसको एकार था, खे तो धीरे धीरे चलेगा, मैं तो अभी दौड़ के चला जाऊंगा। खेजड़ी दूर थी, खरगोश दौड़ा, थक गया, तो एक जाल के छाया बैठा, नींद आ गई, और वो कैचवा पास से निकल गया, पता नहीं चला उस खरगोश। और अब खरगोश जगा, देखा वो कैचवा तो पीछे होगा, वो आगे गया खेजड़ी के आगे, तो कैचवा आगे 4 बैठा था। मतलब वो उसकी कंटिन्यूटी थी, निरंतरता थी। जो पहला कदम था, लास्ट कदम, उसी रफ्तार से चल रहे थे। विद्यार्थियों, कंटिन्यूटी तीसरा टिप्स है। इसमें चौथा टिप्स है आपकी एकाग्रता। एकाग्रता, एकाग्रता मतलब क्या हुआ? एकाग्रता मतलब ये हुआ, आपकी सामान्य भाषा में समझाऊं, कि आप पढ़ने बैठे घर में, आपकी भाभी और भाई लड़ रहे हैं, माताजी और पिताजी मान लो कोई बोल रहे हैं, आपको पता नहीं क्या बोल रहे हैं, इतना एकाग्र। मान लो आप स्कूल से गए घर, और मेहमान घर आए हुए थे, आपके माताजी पिताजी ने खीर बनाई, हलवा बनाया, और आप मतलब माताजी ने आपने चलते प्रतिज्ञा कर ली, मैं खाना खाने से पहले इतने मतलब होमवर्क कर लूंगा या स्पेलिंग याद कर लूंगा। आपकी माताजी ने वहां खीर ला के रख दी, हलवा रख दिया, आपका ध्यान उस तरफ गया ही नहीं, मतलब नहीं गया ध्यान। माताजी वापस आई, बेटा खीर ठंडी हो गई, फिर भी ध्यान नहीं हिलाया, तब जाके ध्यान गया कि माँ मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं खाना खाने से पहले मेरा होमवर्क पूरा करूंगा, मैं नहीं खाऊंगा। तो बिल्कुल प्रतिज्ञा, मन को कंट्रोल में आगे आपको बताऊंगा। तो कितनी उसमें एकाग्रता। आपने आर्किमिडीज का नाम सुना होगा विद्यार्थियों, नहीं सुना होगा तो मैं सुना दूं आपको। आर्किमिडीज गणितज्ञ थे, गणितज्ञ एथेंस रोम के थे। गणित के फॉर्मूले उतर रहे थे, कवि उसकी फॉर्मूले, जिस कविताएं उतरती है इस तरह फॉर्मूले उतर रहे थे, और आर्किमिडीज फॉर्मूले लिख रहा था। एथेंस के राजा को, रोम के राजा को किसी ने कहा कि आर्किमिडीज आपके खिलाफ करता है, तो आप सेनापति का उसकी बुला के लाओ, मेरे खिलाफ क्यों करता है। आर्किमिडीज के फॉर्मूले उतर रहे थे, वो लिख रहा था, गणित के फॉर्मूले लिख रहा था, और सेनापति ने उसको आकर के हलाया, उसकी एकाग्रता नहीं टूटी, उसको खींचा नहीं टूटी, तलवार निकाल उसकी गर्दन काट दी। कितने एकाग्र लोग थे, कितने फॉर्मूले, आप कैसे महान लोग थे, और मैं आपको फॉर्मूले दिए थे। मैं एक अपनी दूसरी सोने की कहानी है, समय ज्यादा नहीं सुनाऊंगा। एक राजा को मुकुट भेंट किया, और एथेंस के राजा को, और उससे वहम हो गया, इसमें खोट है, सोना कम है। फिर आर्किमिडीज ने उसको खोज निकाला, मैं कभी आपको बताऊंगा। ये चौथा टिप्स हो गया। उसके बाद में लगन। विद्यार्थियों, लगन आपको पढ़ने की नहीं है, तब आप कुछ नहीं पढ़ेंगे। लगन आपने मतलब, लगन का मतलब मन उसी में रहे, दूसरी संसारिक बातों कुछ नहीं, केवल मात्र लगन पढ़ने की। मेरा छोटा भाई डॉक्टर है, वो जब 5वीं 4वीं पढ़ता, जैसे स्कूल घंटी पड़ती तो वो पांठ करता था, घंटी बजी स्कूल भाग गया। मेरे अंकल कहते
फूलसराम चला गया स्कूल, कितनी लगन थी उसमें, तब डॉक्टर मतलब घंटी बजी स्कूल भाग गया, चला गया, कोई परवाह नहीं, पानी खिलाओ, कितनी लगन थी, तब वो डॉक्टर बना। मेरा आपसे लगन, पढ़ने की लगन। एक सुकरात के बाद लड़का आया, वो लड़के ने सुकरात से कहा, गुरुजी मेरा पढ़ने मन नहीं लगता है, बेटा कल आना, तेरा मतलब मन लगाऊंगा। कल वो लड़का आया, सुकरात उसे ले गया तालाब, पानी के तालाब में ले गया और गर्दन पकड़ कर करके पानी में डबोया, नीला पीला हुआ तब बाहर निकला। बोल तेरे किस बात की भूख थी पढ़ने में, लगन किसकी थी? तो मेरे को सांस की, इतनी बेटा लगन होगा, इतनी होगी तब जाकर के पढ़ पाऊंगा। एक टिप्स होता है बेटा, भूख होती, लगन के बराबर भूख। आप किताब पढ़ते हो ना, कहते पढ़ते पढ़ते, रमेश ने तो किताबें चाट ली, चाटता थोड़ी, किताब थोड़ी चाटता हूँ, कहते इसने किताबें चाट ली। मतलब कितनी भूख होती है पढ़ने की, मतलब पढ़ाई के लिए कोई चीज दिखती नहीं है। अगला टिप्स होता है श्रद्धा। श्रद्धा, श्रद्धा किसके प्रति होती है विद्यार्थी? श्रद्धा होती है माँ बाप की, गुरुजनों के प्रति। श्रद्धा विश्वास का गहरा रूप। विश्वास जब गहरा जाता है, मान लो पिताजी माताजी इतना विश्वास होता है माँ बेटे बेटी का, माँ बाप के प्रति, वो मेरा कभी अहित नहीं करेगी, कितनी श्रद्धा होती है। कभी मतलब कभी गलत खाना नहीं खिलाएंगे, माँ खाना खाती पहले, मतलब बेटे को कोई गलत खाना नहीं, पहले खुद खाती है, तो कितना मतलब माँ बेटे पे, मतलब माँ बाप पे श्रद्धा होती। ऐसी श्रद्धा गुरुजनों पे होनी चाहिए। श्रद्धा होती नहीं गुरुजनों पे। स्कूल में जब कक्षा में लड़के बैठते हैं ना, बैठने के बाद जब बस में बैठते हैं, पैदल जाते हैं ना, पैदल जाते हैं तो बातें क्या करेंगे लड़के? ये ए नाम का टीचर है ना, ये बेचारा पढ़ाता है, इसकी कदर नहीं है स्कूल के अंदर। बी है ना, बी ये तो बदमाश है, खाली दादागिरी करता है। सी है, ये प्रिंसिपल के मुंह लगा हुआ है, खाली भाषण करता है। डी बेचारा आता है परंतु मतलब कम पढ़ाता है, मतलब गुरुजनों की आलोचना करते हैं। विद्यार्थियों, आपने रावण का नाम सुना होगा। रावण के नवग्रह, नवग्रह का मतलब अब नव कलाएं, नव कलाओं की मास्टर थी उसकी, नव कलाएं उसकी मास्टर थी। जब वो मृत्यु शैया पे था तो राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया रावण बड़ा विद्वान है, तुम जाओ रावण से ज्ञान चर्चा करो जाकर के। लक्ष्मण गए रावण के पास और शरण जाके बैठ गए, और बैठे बैठे जाके बोला कि वो ज्ञान चर्चा करो। रावण ने क्या कहा? रावण ने कहा, बेटा तेरे लक्ष्मण तेरे श्रद्धा ही नहीं है, श्रद्धा पहले पैदा करो, श्रद्धा बिना मैं कुछ नहीं कहूंगा। लक्ष्मण उठा, पैरों की तरफ गया, दंडवत प्रणाम किया, पैरों की तरफ बैठा, फिर चर्चा की, तब ज्ञान चर्चा। विद्यार्थियों, मेरा आपसे निवेदन, माँ बाप के प्रति श्रद्धा रखो, सम्मान रखो, इज्जत रखो, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखो। बिना श्रद्धाहीन आदमी कभी भी दुनिया में कामयाब नहीं होता है। जिसकी विश्वास नहीं होता है, गृहस्थ जीवन में जाता है, पत्नी में भरोसा नहीं है, फांसी खा लेता है, या पत्नी को पति भरोसा नहीं है, ताकि डूब मर जाती है। इसलिए मतलब श्रद्धा, विश्वास गहरा जाता है, तभी जाके श्रद्धा होती है। तो श्रद्धा विद्यार्थियों जरूरी है। और अंतिम में मेरी बात पूरी करते, टिप्स और ज्यादा, परंतु एक मन पे बात करके मैं आपको मेरी बात पूरी करूंगा। मन, विद्यार्थियों, मन बड़ा चंचल होता है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन की मते मत चाली, पलक पलक मन। मन ढीलो मत छोड़, कर राखियो काठो पकड़। मन है माँ को घोड़, रास बिना और राजिया, बिना लगाम का घोड़ा होता है, इससे मन होता है। मन को विद्यार्थी कंट्रोल कैसे करूं? मैं बहुत बढ़िया आपको तरीका बताऊंगा मन कंट्रोल करने का, उसकी आप पालना करोगे, निश्चित रूप से मन आपका कंट्रोल होगा। आप लोग दिगंबरी जैन साधु देखे होंगे। मैं दिगंबरी साधु, मेरे जैन दिगंबरी मित्र था, उसके साथ में उनकी प्रवचन सुनने के लिए गया। सर्दियों का मौसम था, मेरे सूट पहन रखा था मैंने, और मैं जाके बैठा, घंटे पर बैठा। मुझे बैठे बैठे मतलब स्वतः जस गई कि दिगंबरी साधु बैठे हैं, सर्दी में बैठे हैं, स्नान नहीं करते हैं और कुदरत के भरोसे बैठे हैं, जैसे अन्य जीव जंतु यापन कर, इस तरह से दिगंबरी साधु करें। मैंने उस दिन तय किया कि मैं भी गर्म कपड़े नहीं पहनूंगा। तो मैंने मतलब 15-20 दिन पहनने के बाद में गर्म कपड़े छोड़ दिए। मैंने खाना छोड़ा, गर्म कपड़े छोड़ने के बाद में मैं घर गया तो मेरे बम्बई वाली बीनरी आई सांचोर। मैंने कहा, मेरे को पापा आपने खाना छोड़ दिया, कपड़े छोड़ दिए, बीमार पड़े तो आपको हम सेवा नहीं करेंगे। मैंने कहा, मैं आपसे सेवा कर रहा हूँ, मैं खुद सक्षम हूँ, मेरा आपसे नहीं, बीमार पड़ूंगा नहीं। तो मतलब देखो कितने लोग महान है कि बिल्कुल शरीर अपने कुदरत के भरोसे छोड़ रखा है। तो मन जैसा कंट्रोल करते हैं वैसा ही कंट्रोल मन होता है।
विद्यार्थियों, कंट्रोल मन करने का मैं आपको 2-3 टिप्स दूंगा मन कंट्रोल करने का। मान लो आज आप संडे है कल और आप स्कूल से घर जा रहे हो, गुरुजी ने आपको होमवर्क दिया है, कुछ आपने खुद सुमोटो होमवर्क लिया है और आपने रात को सोते वक्त तय किया कि मैं कल दिन भर मेरे ये होमवर्क करूंगा, कहीं नहीं जाऊं। और सवेरे 8 बजे मोबाइल की घंटी बजी और माँ के पास टेलीफोन आया मामे का कि भाई अपने घर मेहमान आ रहे हैं, आप और बहनों सार बने सभी मेरे घर आओ, गाँव आओ। तो माँ भी कह रही बेटा ननियाल चलो, पिताजी भी कह रहे बेटा ननियाल चलो। बेटा क्या कह रहा, नहीं माँ नहीं पिताजी, मैंने रात को प्रतिज्ञा की है जब तक मैं इतने होमवर्क नहीं कर लूंगा, इतने स्पेलिंग राजधानी याद नहीं कर लूंगा, तब तक मैं दिन भर कहीं नहीं घूमने जाऊंगा। पूरा घर सज धज करके गाड़ी कार में बैठ करके या ट्रैक्टर पे बैठ करके वहां शादी में घर ननियाल जा रहा है और वो भाई पीछे बैठा मन पर विजय प्राप्त कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, मन पर सफलताएं प्राप्त कर रहा है, पूरा घर जाके आ गया और वो खुद बैठा रहा, अपना काम किया, होमवर्क पूरा किया, मन पर विजय प्राप्त किया। दूसरा तरीका मन पर विजय प्राप्त करने का, मान लो आपके कपड़े फट गए बहन भाई के और अब माताजी पिताजी का, आपके पिताजी मेरे कपड़े सिलाओ, और मान लो माताजी पिताजी ने आपके कपड़े सिलाना तय कर दिया, आपने तय कर लिया मन ही मन कि मैं मतलब मेरे कपड़े सिलने में मान लो महीने भर लगेगा, 1 महीने भर में इतना ही साइंस के विषय, इतनी राजधानी, इतनी स्पेलिंग, इतनी गणित, हिंदी, इतने सामान्य विज्ञान, इतने मैं याद नहीं कर लूं या लिख नहीं लूं, होमवर्क पूरा नहीं कर लूं, तब तक नए कपड़े नहीं पहने, नए बूट नहीं पहने। आपके पिताजी ने 15 दिन में कपड़े ला के रख दिए, कपड़े खूंटी पे टांग दिए, बूट बाहर पड़े हैं और आप फटे कपड़े पहन के स्कूल गए और वापिस आकर के मतलब पिताजी ने देखा मेरे बिटिया के, मेरे बेटे के कपड़े मतलब फटे हुए क्यों पहने हुए, मतलब महसूस किया। और बेटे का बेटा तेरे कपड़े फटे हुए क्यों पहने हैं, मैंने तेरे नए कपड़े लिए। तो बेटे ने कहा पापा मैंने तय किया, प्रतिज्ञा ली है, जब तक मैं ये वर्क मेरा जो प्रतिज्ञा की पूरा नहीं करूं तब तक नए कपड़ा नहीं पहनूंगा। फटे कपड़े पहन के स्कूल जा रहा है, कपड़े बूट नए पड़े हैं क्योंकि प्रतिज्ञा की है। और मान लो महीने की बजाय उसने 20-25 दिन में अपना पूरा काम पूरा कर लिया, फिर कपड़े पहनोगे, उस कपड़े पहनने का आनंद अलग है, उसका तरीका अलग है। और मान लो आप घर जा रहे, घर गए आज, और स्कूल चलते चलते कहा कि मैं खाना खाने से पहले ये आधा होमवर्क पूरा करूं और पहले मैं खाना नहीं करूंगा। और मान लो मेहमान घर पे ननियाल के आपके मामा मामी आए हुए हैं और आपने कहा नहीं उनका बेटा यहाँ बैठो, माँ भाणेजी यहाँ बैठो, आपको मतलब मेरी बातें करो, खाना खाओ। नहीं मामा जी मैंने प्रतिज्ञा ली है, मैं अलग कमरे में बैठ के मेरा अध्ययन करूंगा, मैंने प्रतिज्ञा ली है। पूरा घर हलवाई मिठाई खा रहा है, वो एकांत एक कमरे में बैठा मतलब अध्ययन कर रहा है, वो मन पर विजय प्राप्त कर रहा है। विद्यार्थियों यही तरीका है मन पर विजय प्राप्त करने का, जो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, मन पर जो विजय प्राप्त की है, जिन साधु महात्मा मन पे विजय प्राप्त की उनकी लोग पूजा करते हैं, और जिन्होंने मन को कंट्रोल नहीं किया वो जड़ों में बैठे हैं। जो मन पे विजय प्राप्त का घर का गृहस्थी आदमी है और जो जिसने मन पे विजय प्राप्त कर ली, मान लो परिवार के मुखिया ने मन पे विजय प्राप्त कर ली, वो ही परिवार कामयाब होता है। जिसने मन पे विजय परिवार ने मुख्य प्राप्त नहीं की वो कभी कामयाब नहीं होता है। मेरे गुरुजन और उसके साथ में विद्यार्थियों के माता पिता बैठे हैं, उनसे मेरा सादर निवेदन है, जिस परिवार के मुखिया की दिनचर्या नियमित है उसकी औलाद सुधरेगी, उसकी औलाद कामयाब होगी। उठा कब पता नहीं, स्नान कब किया पता नहीं, नाश्ता कब किया पता नहीं, चाहे इस घर पी उस घर पी, कभी उसकी औलाद कामयाब नहीं होगी। जो आदमी दिनचर्या व्यवस्थित है उसकी औलाद कामयाब होगी, वही व्यवस्थित परिवार होगा, वही व्यवस्थित आगे बढ़ेगा। औलाद को सुधारने के लिए औलाद के लिए धन इकट्ठा करते हो, पैसा इकट्ठा करते हो, परंतु औलाद सुधरे किस तरीके से? औलाद सुधरती आपके व्यवहार से, आपके संस्कार से। माँ बाप के संस्कार बेटे सीखते हैं, माँ बाप संस्कार तो होगी, बेटा अपना आप कामयाब होगा। आप व्यवस्थित रहो, आप झूठ मत बोलो, असत्य मत बोलो। मैं राजनीतिक आदमी हूँ, कभी भी मेरे विधानसभा जाके पूछ लो, मैं कभी भी झूठी बात नहीं कहूंगा। वोट मिले चाहे नहीं मिले, मैं मेरे चुनाव हारा तो मैं जाता गांव में तो मेरे समाज के लोग डोडा गाड़ते या फिल्म गाड़ते, मैंने उनको लड़ाई करता, ये मत गाड़ो, वो बेचारे बंद करते,
फिर भी एक दो उठ करके मेरे ड्राइवर के पास जाती, पी के पास जाती, इन होकराम घर कहीं जाए, इन बाप रा डोडा है कहीं, इन्हें वोट नहीं चाहिए कहीं, है वोट नहीं चाहिए। तो वो मेरे ड्राइवर मेरे पीए घर जाके कहते हैं, परिवार में मेरे से लड़ते। मैंने मेरे समाज से मैं कह रहा हूँ, मैंने मेरी गाड़ी बंद कर, मैं नहीं घूमूंगा। मैं वोट के लिए मैं समाज को बर्बाद होते नहीं देखना चाहता, मैं डोडो का विरोध करूंगा। मैंने डोडो का विरोध किया। आज मैं जहां भी जाता हूँ गालते हैं डोडे, परंतु मेरे देखने में कोई डोडा नहीं गालते। मैं 16 साल तक नाबालिग ब्याह में नहीं किया, मैंने मेरे परिवार में मोशर नहीं किया, मैं कोई मोशर में नहीं किया। अब लोग मोशर में एक वकील जज आए तो मोशर बंद करा, फिर भी लोग छोटके मोटके फिर चालू कर रहे हैं। लोग गलत आदतें के ज्यादा आदि होते, क्योंकि जो हमारे मुखिया लोग होते हैं, मुखिया लोग सही नेचर के होते हैं, तभी तो परिवार आगे बढ़ता है। जिस गांव का मुखिया सही होता है तब तो मोशर नहीं होता। मैं मतलब पंजाब गया था, भजनलाल जी डेथ हुई तब मैं मोशर में खाता नहीं, मेरे मलखान सिंह साथ थे, उनका सुखराम जी आपको खाना पड़ेगा, मैं नहीं खाऊंगा। स्टेट बदल गई, भले स्टेट बदल गई, मैंने पानी नहीं पिया, मैं खाना नहीं खाया, मलखान जी में खाना खाया, मैं दूसरे गांव चला गया। मेरा सभी से निवेदन है कि जब समाज को सुधारना है तब इस मौत पे से खाना हलवा खा रहे हो, संस्कार की बात करो। ये मेरे विनोद जी मेरे पीछे पड़े, संस्कार की बात करो, किस बात की संस्कार की बात करो? जब हलवा खा रहे हो, मौत के पीछे हलवा खा रहे हो, कहा की संस्कार की बात है? नाबालिग बच्ची ब्याह, तो आप ठीक पंजाब रहने हमारे वहां करते हैं, मारवाड़ में करते हैं, नाबालिग बच्ची ब्याह कर रहे हो। तो ये जब तक मोशर है, नाबालिग ब्याह है, नशा पत्ता है, बीड़ी है, सिगरेट है, ये जब तो नशा कंट्रोल नहीं करें। मैं गया था सदलपुर, मैंने कहा था, मैं जब भव्य के प्रचार में गया था, मैंने कहा संस्कार की मीटिंग करेंगे। मैं इस बार गया था, गांव में कोई विरोध था, कम लोग आए, मैंने मेरी बात उनको 1.5 घंटा में समझाया। मैं 5-6 साल पहले पंजाब गया था, 3-4 गांव मीटिंग की थी, और मैं मतलब एक खेरपुर गांव है, मैंने वो मतलब उन व्यवस्था जोरदार की। तो एक बुजुर्ग बोला कि सुखराम जी काय की मीटिंग है? मैं मीटिंग है संस्कार की, बढ़िया लगे तो बैठना वरना चले जाना। उन्होंने मेरी टोकरों सभी ने मेरी बात को सुना, और जब मैं एक एमएलए के प्रचार में गया तो वो सभी लोग मेरे सामने आए। मैंने कहा इतने लोग सामने क्यों आए? आपने कहा था मेहमान आए सामने जाओ, छोड़ने जाओ। मैंने कहा 1-2 आदमी कहा था, आप तो पूरे लोग आ गए। तो मैंने कहा आपने मेरी कितनी बात मानी? उन्होंने कहा हमने गाय रखनी शुरू की है, जल्दी उठना शुरू किया है, मेरे को इसी बात उन्होंने कही। मेरा एक विचार है शुरू से ही, मेरे को राजनीति में गलत डाल दिया। मैं तो इस सुधार की बात में विश्वास रखता वाला आदमी था, राजनीति को मैं मतलब मेरे काबिल मैं नहीं समझता, फिर भी उसमें आ गया। मेरा तो ड्यूटी थी समाज के सुधार की बात, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं जिस तरह अभी जो भाई खाजोड़ा था, खाजोड़ा में गया था, जागरण था, मैंने मीटिंग की थी, करीब 2 घंटे बोला था, समझने का प्रयास किया था मैंने। और काफी लोगों ने महसूस किया वाकई में कथा जो मेरी कथा जो है वो मेरी कथा कर ले, मेरी कथा पालना कर ले, तो मतलब और कथा की जरूरत नहीं है। शब्दवाणी के अंदर मतलब जो मन की शुद्धि गुरु महाराज ने बात की थी, मन तो शुद्ध रखते नहीं है, मन शुद्ध नहीं रखते, मन में खोट है। मंदिर में जाके हर मास मुकाम जाते हैं, क्या मिलता है मुकाम जाने से? भाई भाई में भेद है, मुकाम जाते हैं, मुकाम जाने से क्या मिलेगा आपको? हरी कंकड़ी मंडप बेड़ी, 68 तीर्थ हृदय पत्र, मतलब सभी हृदय के अंदर है, नर में नारायण का रूप है। रामचरित मानस ने तुलसीदास स्पष्ट लिखा, कर्म प्रधान विश्व राखा, जस कर ही तस ही फल सका। जैसे कर्म करोगे फल यही भोगने पड़ेंगे आपको। इसलिए भाई भाई के प्रति भेद मत रखो, परिवार में भेद मत रखो, कुटुंब में भेद मत रखो, गांव में गलत बात मत करो, सही बात करो। पहले बुजुर्ग लोग होते थे, कहते थे तेरा बेटा बिगड़ रहा है, अब किसी बेटे के 90% नंबर आएंगे तो कहेंगे थारो बेटो हम लोग आगे बढ़े, करो इसका इलाज करो नशा फतेहवादी करो। मतलब इसलिए सीधा सपाट नियम है, औलाद को सुधारनी है तो झूठ मत बोलो, चोरी निंदा झूठ वर्ज्यवाद, गुरु महाराज की जो शब्दवाणी नियम जो 29 में 4 बातें कही है, और शब्दवाणी में तन मन धोइए, संयम होइए, हरकन खोइए, जो जो दुनिया करे हमारी तो क्रिया पूरी। सुचि स्नान संज में चालो, पानी दे पखालो, सुचि स्नान कियो जन नाई हो बेतला भाई, दिल का कूड़ा कुड़िया। गुरु महाराज निवेद शब्द में मेरे हिसाब से गुस्से में कहा अपने को, दिल का कूड़ा कुड़िया, मुंड मुड़ाए मन मुड़ाए, मुंह अबलक दे लोभी, अंदर दया नहीं सरकाव, निंद्रा हंसा कसूर। कितनी मतलब सही बातें कही है, सही बातों की पालना नहीं करते, शब्दवाणी पढ़ते हैं, अर्थ कोई जानते नहीं।
कोई अर्थ नहीं जानते, अर्थ नहीं पढ़ जानते, पढ़ने से क्या तात्पर्य है? कथा करते हैं मौत के पीछे, शब्द अर्थ जानते नहीं, अर्थ नहीं जानते, जोर जोर से बोलते जाने गुरु महाराज आने वाले हवाई जहाज लेके स्वर्ग ले जाने की। अरे शब्द पढ़ने से कुछ नहीं होता है, शब्दों का अर्थ करो और जीवन में पालना करो, तब जाके कहो। गुरु महाराज ने पालना की बात कही, शब्द पढ़ लिए, अर्थ कोई जानते नहीं। विनोद जी बेचारे बहुत ट्राई कर रहे हैं, शब्दों का अर्थ करो, शब्दों का अर्थ करो, शब्दों का अर्थ करो, अर्थ करे, पालना नहीं करते, समझते तो उसकी व्यक्तिगत पालना नहीं करते। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, सीधा सपाट प्रकृति का ऊपर वाले का नियम है, आपकी औलाद को सुधारना है, झूठ मत बोलो, चुगली मत करो, नशा पता मत करो, एक बात ये। दूसरी बात, भाई में भेद मत करो, परिवार में भेद मत करो, गांव में गलत बात मत करो। अंतिम बात, गुरु गण आज वो लेवे नाई 10-15 बसाए, आपके जो खरी कमाई 500 पैर कमाई का 10वां हिस्सा पुण्यार्थ में खर्च करो, पीढ़ी आगे बढ़ेगी, धन आगे बढ़ेगा। पीढ़ी फेल क्यों होती है? पीढ़ी फेल इसलिए होती है कि 10वां हिस्सा पुण्यार्थ में खर्च नहीं करते, इसलिए 10वां हिस्सा खर्च करो। धन कमाते हो बेटों के लिए, और झूठ बोलते फिरते हो गांव में, धन कमाते हो बेटों के लिए, चुगली करते फिरते हो, झूठ धन कमाते हो बेटों के लिए और 10वां हिस्सा खर्च नहीं करते हो, धन कमाते हो बेटों के लिए, नशा पता करते हो। किस बात का मतलब कि तो बेटों को धन क्यों करते हो? क्यों धन इकट्ठा करते हो? धन पूत सपूत क्यों धन संचार, पूत कपूत धन संचार, पुत्र सपूत है तो धन संचय करने की जरूरत नहीं, पुत्र कपूत है धन संचय करने की जरूरत नहीं है। मैं मेरी बात को पूरा करने के साथ में सभी से, विनोद जी फिर बोलूं क्या? मैं मेरी बात को पूरा करूंगा, अगले समय में स्वास्थ्य पे चर्चा करेंगे कि शरीर में 90 साल का, मैं मेरे 71 साल चल रहा है, मेरे सस में नहीं लगे। क्यों सस में नहीं लगे? 71 साल का आदमी, मेरे पिताजी के 52 साल की मोतिया बन गया, मेरे मोतिया नहीं बना, मेरे सस में नहीं लगी। क्यों नहीं लगा? मैं तमाम चीजें बताऊंगा, स्वस्थ कैसे रहे, स्वस्थ रहने का तरीका बिना खर्चे की बताऊंगा, केवल मात्र आपको पालना करनी है। विनोद जी को बहुत बहुत मैं जमदास को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। जो मेरी बात सुन रहे हैं, कहनी मीठी खांसी करनी विसी हो, जो कहनी करनी करे विष ही अमृत हो, कतनी करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। जिन परिवार में आप गांव में अपने घर, अपने दिमाग में नजर दौड़ाओ, जिन परिवार के मुखिया की कतनी करनी फर्क है, औलाद फेल। जिस परिवार का मुखिया सही नहीं है, औलाद फेल। जिस परिवार के मुखिया नशा पता करता है, औलाद फेल। झूठी बातें करता है, कूट बेईमानी करता है। सीधा सपाट नियम है, गुरु महाराज ने जो बिस्तुई का, जिस सही बिस्तुई, सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, ज्योत के दर्शन करना और काम में लग जाना। आता करो तो भाई खुद काम करो, काम ही काम, अध्ययन पढ़ाई या खेती, ये व्यापार है। अपनी पढ़ाई से पढ़ाई, किसी का लेना देना नहीं। प्रकृति ऊपर बरसती है, पैसे बरसते हैं, अगुणित हैं। कई लोग देशावर जाते हैं और बाप या चुगली करता फिरता है, वापिस आते हैं, लड़के में पासा की कराया, पानी नहीं हदियो, पानी क्यों नहीं हदे, लोग चुगली कर तो फिर, झूठ बोल तो फिर। मेरा आपसे निवेदन है, औलाद को सुधारनी है, बिल्कुल नियमित चलो, संयमित चलो, अनुशासित चलो, नशे पते मत करो, झूठ मत बोलो, कुड़कट मत करो, बेईमानी मत करो। बहुत से चलोगे तब तो आगे बढ़ पाओगे, नहीं बढ़ पाओगे। आपने सभी मेरी बात को सुना और बहुत सभी को धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। आपने अपने उद्बोधन में कहा है भी मैं राजनीति का आदमी नहीं हूँ, तो यह बात बिल्कुल सही है, आप राजनीति के आदमी नहीं है। आप जब बोलते हैं तो ऐसा नहीं लगता कुछ स्पीच दे रहा है, कोई प्रवचन दे रहा है, ऐसा लगता है। और आपका जीवन सिद्धांतों से भरा हुआ है। जैसा कि आपने कहा कि माँ बाप अगर संस्कारी होंगे, माँ बाप सिद्धांतिक होंगे, दृढ़ प्रतिज्ञा होंगे, तो उनकी औलाद सुधरेगी। अगर माँ बाप भी अपने लाइन से उतरे होंगे, संस्कार विहीन उनका जीवन होगा, तो जैसी बेल है वैसे ही आगे उसका फल लगेगा। तो संस्कारवान पुत्र की प्राप्ति के लिए पहले माँ बाप को संस्कारवान बनना होगा, घर को संस्कारवान बनाना होगा, और घर में प्रत्येक क्रिया संस्कार
संस्कारित करनी होगी। जैसे आपने कहा घर में गाय रखो, घर में जो अन्न प्रयोग करते हो वो जो आजकल के रासायनिक खादों से मुक्त होना चाहिए। प्रत्येक क्रिया उनकी ऐसी होनी चाहिए जिससे लगे कि ये आदमी संस्कारवान है, उसके पुत्र भी संस्कार होंगे, उसकी संतानें भी संस्कार होगी। आपका प्रवचन सुनकर सभी कृतज्ञ हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बात कही थी भी, मैं हनुमानगढ़ गया था और वहां पर एक आदमी मेरे को मिले थे, उनका नाम भूल रहा हूँ, परंतु हनुमानगढ़ में एक आपके भाई साहब रहते हैं, वो आपको नहीं भूले हैं और आपका धन्यवाद करने के लिए वो उपस्थित हुए हैं। जामवाणी साहित्य अकादमी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं वो। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर बनवारी लाल जी साहू साहब से, वो आकर के अपने भाई साहब का, मंत्री जी का और आज के उद्बोधन के प्रवचनकर्ता का, इसे महान उद्बोधन देने वाले राज ऋषि का धन्यवाद करें। डॉक्टर बनवारी लाल जी साहू, कार्यकारी अध्यक्ष जामवाणी साहित्य अकादमी। नून प्रणाम सभी श्रोताओं को और हमारे भाई साहब राज्य मंत्री सुखराम जी को भी बहुत बहुत नून प्रणाम। विनोद जी, आवाज आ रही है क्या मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही। सुखराम जी ने अब बहुत विस्तार से अकादमी का काम हल्का कर दिया है। बच्चों में अच्छे संस्कार लाने के उद्देश्य से अकादमी निरंतर प्रयास कर रही है और उसी कड़ी के अंदर इस परीक्षा का आयोजन किया गया है राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें अभी विनोद जी ने बताया था कि लगभग 50,000 बच्चों ने ऑनलाइन आवेदन किया है और जिसकी परीक्षा भी 16 तारीख को होनी है। इस बार पूरे देश के अंदर बहुत कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और बच्चों को इस परीक्षा के लिए प्रेरित किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 50,000 बच्चों ने आवेदन किया है, उन बच्चों को लगभग 46,000 किताबें जो जामवाणी साहित्य से संबंधित है वो बच्चों तक पहुंचा दी गई है। और अभी अकादमी की ओर से 27 तारीख से लेकर के और 9 तारीख तक विभिन्न विद्वानों ने जो प्रवचन दिया है जामवाणी साहित्य पर, संस्कारों पर, तो बच्चे पिछले महीने से लगातार जो मेहनत कर रहे हैं। अकादमी का उद्देश्य यही है कि बच्चे जामवाणी साहित्य में गुरु जाम्बो जी ने जो कुछ कहा है उन बातों को अपने जीवन में ढालें। और उसी कड़ी के अंदर भाई सुखराम जी ने आज बहुत विस्तार के साथ व्यवहारिक रूप से किस तरह के संस्कार बच्चों में डाले जाने हैं, जिसके अंदर विशेष जो बात है जिससे उन्होंने अपना प्रवचन प्रारंभ किया कि जीवन के अंदर जो शिक्षा का महत्व है, शिक्षा को अर्जित करना है, वो तभी संभव हो सकता है जब घर संस्कारवान होगा, माँ बाप संस्कारवान होंगे, तो बच्चे संस्कारवान होकर के शिक्षा अर्जित करने में सफल होंगे। सुखराम जी को मैं काफी समय से नजदीक से जान रहा हूँ कि वो जो बात कह रहे हैं वो अपने जीवन में ढाले हुए हैं। हनुमानगढ़ में आप कई बार पधारे हैं, साथ रहने का मौका मिला है, तो उन्होंने जो बातें बताई है मैं समझता हूँ कि समाज के बहुत से लोगों ने आपके विचारों को आज सुना होगा। लगभग घंटा सवा घंटा आप जो बोले हैं, उनमें से जो लोग उनकी बातों से सहमत होंगे अपने जीवन में पहले सुधार करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है बच्चों पर जो प्रभाव पड़ता है वो घर का प्रभाव पड़ता है, माँ बाप का प्रभाव पड़ता है। और जब बच्चे अपने माँ बाप के अवगुणों को देखेंगे, उनके चाल चलन को देखेंगे, तो उसका प्रभाव भी उनके जीवन पर पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी ने इसी बात पर जोर दिया है कि बच्चे हम सर्वान बनाते हैं
उनको जीवन में सफल देखना चाहते हैं तो जरूरी है कि माँ बाप जो है अपने आचरण को सुधारें, अपने व्यवहार को सुधारें। उसी व्यवहार को, सुधरे व्यवहार को देख करके और बच्चे संस्कारवान हो सकते हैं। शिक्षा को अर्जित करने के लिए आपने बड़े विस्तार के साथ लक्ष्य को निर्धारित करने की बात, परिश्रम की बात, निरंतरता की बात, लगन की बात, एकाग्रता की बात, ये सारी बातें बच्चे यदि अपने जीवन में डालते हैं तो जीवन के अंदर कोई नौकरी की बात नहीं है, जीवन के किसी भी क्षेत्र के अंदर यदि वो सफल होना चाहते हैं तो इन बातों का जो है वो होना बहुत जरूरी है। तो ये जो व्यवहारिक बातें आपने समाज को बताई है और लंबे समय से जहाँ भी इन्हीं बातों को दोहराने से समाज के जो कमियां हैं उन कमियों को देख करके आपके मन में जो पीड़ा है उस पीड़ा को आपके विचारों के अंदर दिखाई देती है और आप चाहते हैं कि समाज सुधरे, जिसमें मोसर न करने की बात भी है। स्वाभाविक बात है कि जहाँ हम ये इस बात को देखते हैं कि एक तरफ तो हम शोक मनाते हैं, दूसरी तरफ से हलवा खाते हैं, दोनों बातों में कहीं मेल नहीं है। तो ये व्यवहारिक बातें हैं जिनको हमें व्यवहारिक जीवन में डालना है। मैं इस समय जो इस जामवाणी साहित्य ज्ञान परीक्षा जो है इसमें लगे हुए जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, विनोद जी जो इस परीक्षा के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, वे बहुत लंबे समय से बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनके बारे में, उनकी मेहनत के बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। बहुत ही लगन से इस काम को कर रहे हैं और इसके साथ ही बहुत से और लोग हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो भी बहुत लगन से काम कर रहे हैं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो हमारे सेवक और विनोद जी जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत सफल हो। परीक्षा 16 तारीख को जो होनी है वो बड़ी सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए, ये मेरी गुरु महाराज से कामना है। और हम सभी लोगों का ये प्रयास है कि परीक्षा में किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो और एक तो ये कि परीक्षा बड़ी सफलता से संपन्न हो जाए और दूसरी ये कि इस परीक्षा के कारण नंबर किसके ज्यादा आते हैं किसके कम आते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि इस परीक्षा के माध्यम से हमारे समाज के बच्चे, जो समाज के अंदर नशे की प्रवृत्ति चल रही है, उस नशे की प्रवृत्ति से दूर हटें और समाज के बच्चे, आने वाली जो पीढ़ी है वो संस्कारवान बने। यही कामना है, यही उद्देश्य है इस परीक्षा का और हम सोचते हैं कि इस उद्देश्य के अंदर अकादमी को जरूर सफलता मिलेगी। जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं इस परीक्षा को सफल बनाने के लिए, तो उससे ऐसा लगता है कि जरूर हमें सफलता मिलेगी। मैं एक बार पुनः भाई सुखराम जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त समय से अब इस समय निकाल करके और व्यवहारिक बातें समाज के सामने रखी, जो न केवल बच्चों के लिए उपयोगी है बल्कि पूरे समाज के लिए बहुत ही प्रेरणास्पद है। और उसके साथ ही मैं इस परीक्षा में लगे हुए सभी लोगों को का भी आभार व्यक्त करता हूं और बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि ये परीक्षा जो है वो सफलतापूर्वक संपन्न हो। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज के कार्यक्रम के तकनीकी प्रबंधक डॉक्टर लालचंद जी डूडी, स्वागत करता अमरजी दिलोया और हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय मंत्री जी सुखराम जी, और धन्यवाद के रूप में पधारे आप डॉक्टर बनवारीलाल जी साहू और सभी प्रतिभागियों का हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए आज के कार्यक्रम को ये विराम देते हैं। पुनः सबका बहुत बहुत आभार।